Yes, good evening to all of you friends. We start class at 9 p.m. If you must supposed to go. Ten more seconds. All right, friends. So 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. First note करें. Omar, Rahul, Amo, Rinkita, Ankita, Kushbu, Prashant, and others. We move forward. 5% लोग बोलेंगे देख सकते हैं तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. Chrome ब्राउजर यूज करो. एडवांस डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देखने में make sure इंटरनेट की स्पीड सही हो देन शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पे क्लास करूंगा. गूगल फॉर्म से कुछ लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को इसका जॉब अपलोड करता हूं. बाकी हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं गूगल फॉर्म का लिंक वगैरह गुरुवार के लेक्चर में मैं बता चुका. कुल मिलाकर दो हैंडआउट थे ये पिलर 1 सी शेयर मार्केट के. बॉन्ड वाला हमने कंप्लीट कर दिया. जो शेयर वाला है उसके अंदर लास्ट कुछ चीजें बाकी हैं जो आज हम खत्म करेंगे और इसकी टेस्ट होगी बुधवार को. नोट पेन लेके बैठना. अब आप ये सिंपल क्वेश्चन देखिए. सीधा मैंने जॉब टिक कर दिया. गिव 30 सेकंड्स. तो कुछ है नहीं बात में. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हमने कल देखा था लास्ट एकदम रात में जब लेक्चर कंप्लीट होने का था. 1 2 3 कैटेगरी थी. तो उसमें तो हेज फंड वेंचर कैपिटल फंड ये सब आया ना. बॉन्ड्स और स्टॉक तो खुद में सिक्योरिटी है. फंड मैनेजर क्या करता है, किसी से पैसा लेता है, किसी को दे रहा है. बॉन्ड और स्टॉक ऐसी चीजें वो जिनको पैसा आपसे लेना है ऐसी कंपनियां उसको इशू करे तो अलग चीज हुई. तो ओनली 2 एंड 4 इसका जवाब क्या होगा. मात्र 2 वाक्य या विधान या चीजें सही है. फिर आगे बढ़ते हैं. आज का मुद्दा है डेरिवेटिव्स क्या, फ्यूचर ऑप्शन क्या, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सेक्युरिटाइजेशन ओवर फाइनेंशियलाइजेशन एंड जेन स्ट्रीट. ये बहुत सारे टॉपिक मिलते जुलते ही हैं. मैंने पायल है छनकाई पे ओरिजिनल गाना था, मैं उसे कहूं ओरिजिनल एसेट. अब उसमें से रिमिक्स बनाया तो उसे आप क्या कहेंगे, डेरिवेटिव. इसकी खुद की कोई वैल्यू है नहीं. हमने ये वीडियो क्यों खोला, क्योंकि इसने बोला ये पायल है छनकाई का रिमिक्स है. तो यानी कि ये अपनी वैल्यू या रेपुटेशन कहां से हासिल कर रहा है, ओरिजिनल एसेट से. सिमिलरली मैं कहूं एक एरोप्लेन एयर इंडिया के लिए एसेट है. हाँ बराबर, क्योंकि प्लेन उड़ाते पैसा कमाते. अब उसमें से एरोप्लेन की टिकट बनाई जा सकती है तो एक प्रकार से उसका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ, क्योंकि प्लेन है तभी टिकट है ना, हवा में तो टिकट थोड़ी होगी. फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसका इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि मुझे कुछ हो जाए, मेरा सामान चोरी हो जाए, उसका इंश्योरेंस चाहिए. फिर ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट बनेंगे तो वो भी क्यों बनते हैं, क्योंकि प्लेन है तो नीचे एसेट है, उसके ऊपर डेरिवेटिव है. अब आप जो प्लेन खरीदते हैं, मतलब प्लेन की टिकट खरीदते हैं, आप टिकट मान लीजिए फ्यूचर डेट की खरीदें कि मैं 6 महीने बाद मॉस्को जाना चाहता हूं और $400 की उसकी टिकट है, तो इसे हम क्या कहें, फ्यूचर. तो ये भी एक जात का इंस्ट्रूमेंट हुआ. और ये क्या है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है. क्योंकि इसकी वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि जब एक प्लेन है तभी तो एसेट के ऊपर डेरिवेटिव बनते हैं. तो जिस तरह तो प्लेन में थे इसको हम डेरिवेटिव नहीं बोलते हैं, सीधा डॉक्यूमेंट से बोलते हैं, टिकट बोलते हैं. लेकिन शेयर्स के अंदर ये हो सकता है कि शेयर्स है वो नीचे एसेट जिसने खरीदा उसके लिए, तो वो एरोप्लेन हो गया. उसके ऊपर कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं, फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. इसके बारे में अभी धीरे धीरे थोड़ा समझते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार क्या होते हैं. एक तो इक्विटी, मतलब किसी को पार्टनर बना दो तो उसमें आप शेयर जारी करते हैं. डेट यानी उधारी में पैसा लाओ तो बॉन्ड है. उसके अलावा शॉर्ट टर्म के भी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, वो हमने गुरुवार को देख लिया था. अब तीसरे जात का और एक इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव्स. और डेरिवेटिव्स मतलब वो कहीं और से अपनी वैल्यू निकालते हैं. जैसे कल हमने देखा था बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उसकी वैल्यू क्यों, तिजोरी बिटकॉइन पड़ा, उसके सामने $10 के नए कागज के टुकड़े आए, तो वो भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ. उसी तरह फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, वो क्या है आज के लेक्चर में हम समझेंगे. तो ये सब क्या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है. जो डायनामाइट है विस्फोट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, तो ओरिजिनली उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, नोबल, कि माइनिंग करेंगे, रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, उसके लिए ब्लास्ट करने पड़ते हैं, ये सोच के बनाया था. लेकिन बाद में बैंक रॉबरी में भी उसका तो इस्तेमाल होगा, तो मिसयूज हो रहा है. पर जिसने डायनामाइट बनाया नोबेल का, उसका अल्फ्रेड नोबेल का ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आप बैंक लूटने जाओ. उसी तरह ये जो अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, असल में इसका ऑब्जेक्टिव नोबल है. वो ऐसे कि जो म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको अस्थिरता जब दिखती हो कि युद्ध हो गया तो मेरा सब पोर्टफोलियो गिर जाएगा, मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं, तो उसके वास्ते एक जात के इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट थे, इंश्योरेंस टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे. लेकिन आजकल इसका मिसयूज हो रहा है सट्टा और जुआ खेलने के लिए, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग. वो कैसे अभी आगे हम देखते हैं. देखिए आपको इच्छा है मुझे ₹1,00,000 चाहिए और आपके पास 85,000 है, तो इसका मतलब आपको 17% प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा. अब इतना तो कोई भी रिलायंस, टाटा, कोई कंपनी में 2 साल के लिए शेयर खरीद के छोड़ दो तो इतना तो बढ़ जाना है. लेकिन मान लीजिए किसी के पास सिर्फ ₹12,000 और उसको भी ₹1,00,000 चाहिए, तो दैट मींस ही हैज टू जनरेट 733% इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इतना तो नॉर्मल शेयर कभी आपको दे नहीं सकता. उसके लिए तो 2-3 आपको जन्म लेने पड़ेंगे. तो ये लोग क्या करेंगे कि हम जो नीचे एसेट है शेयर उसमें नहीं पैसा लगाएंगे, उसके ऊपर जो फ्यूचर ऑप्शन है, वायदा बाजार या सट्टा बाजार है, उसमें लगाएंगे, क्योंकि ऐसा बड़ा मुनाफा उधर ही हो सकता है. और इनको फ्यूल करने वाले होते हैं आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर. वो बेसिकली क्या, मेरा 2 वीक का कोर्स कर लो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं तुमको टिप्स दूंगा और तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे शेयर ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके. अभी काम कैसे करता है समझते हैं. मान लीजिए आज 1 जून हो 2024 की और 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है. अब मेरा ये तुक्का होगा कि इस बार भी मोदी सरकार 400 पार होगी और उसके बाद जो भी नए हाईवे, एयरपोर्ट, शिपिंग पोर्ट बनने हैं, ये सारा प्रोजेक्ट अदानी को जाएगा. अदानी कंपनी बहुत प्रॉफिट करेगी. तो इस कारण से जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो प्रेजेंटली जो अदानी के शेयर का भाव 3,000 चल रहा है वो बढ़ के 3,500 होना चाहिए. ऐसा मेरा एक स्पेकुलेशन है, ऐसा मैं एक सट्टा खेल रहा हूं. तो प्रेजेंट क्या है, 3,000 ये शेयर है. फ्यूचर क्या है, कितना हो सकता है, तो उल्टा भी जा सकता है कि 2,500 भी हो सकता है. तो मैं ऐसा सट्टा लगाने को तैयार हूं. रविश कुमार का नहीं, ये नहीं होगा. तो हम दोनों आपस में सट्टा लगाते हैं. मैं उनको ₹60 देता हूं और अगर मेरा तुक्का जीत गया तो वो मुझे ₹500 देंगे. आपका ये तो इम्बैलेंस टाइप का नहीं लगता सट्टा, तो इक्वल होना चाहिए कि मैं भी 500 आप भी 500 नहीं. ये जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वाले गेम होते हैं वो इस तरह से होते हैं. असल में मैं एक जात की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा हूं, तो इसका प्रीमियम दे रहा हूं और मैं मर गया या मेरा तुक्का सही हो गया तो मुझे सामने मोटी रकम मिले, ऐसा ये गेम है. अभी के लिए समझो कि ये सिंपल सट्टा खेल रहे हैं, जुआ लगा रहे हैं. तो मुझे कहा जाएगा मैं कॉल ऑप्शन बायर हूं क्योंकि मुझे लगता है ये ऊपर जाने वाला है. तो मैंने प्रीमियम भरा ₹60 इसको रविश कुमार को. तो वो एक जात से मुझे इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो वो कॉल ऑप्शन सेलर. और मैं क्या वायदा किया, तुम जीत गए तो ₹500 दूंगा. अब यहाँ देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 733%. अगर मेरे कैलकुलेशन करेक्ट रही तो मेरा ₹60 के सामने 500 आएगा, 733%. तो मैंने जो आपको बताया, जो ये गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले, जिनको रातों रात कमाना है, तो शेयर तो इतना 2 साल में 17 या 20% चलेगा, इनको तो रातों रात 733% चाहिए, तो ये गेम खेलने आ जाएंगे. लेकिन इसके अंदर नुकसान भी है. नुकसान आप जानते हैं कि उस दिन 4 जून को
मोदी सरकार 400 पार नहीं हुई, उनकी कम सीटें आई, तो इस कारण से जो भी अदानी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उन्होंने भी सोचा कि अब सरकार कैसी बनेगी और फिर ये इसका प्रोजेक्ट पास होगा कि नहीं। तो सब लोग जिन्होंने 3000 में 1 जून को खरीदा था अदानी का नॉर्मल शेयर, कोई 2900 में बेच के भागने लगा, फिर और गिर गया 2800 में, तो ये तो गिर गया नीचे। यानी कि माय प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग, मैं गलत साबित हुआ। तो अब सोचिए मेरा लॉस क्या है। मैंने दिए थे 60, रविश कुमार वापस करेंगे 0, तो यानी मैंने जितना इन्वेस्ट किया था सारा लॉस हो गया। मेरा लॉस कितना हुआ? 100%। तो ये वायदा बाजार, सट्टा बाजार, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट ऐसा होता है। यहाँ प्रॉफिट आपको 733% दिखे, पर लॉस जब हो ज्यादातर लॉस ही होता है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लॉस ही होता है, तो आपका 100% लॉस है, सारा पैसा चला जाता है। आइए 30 सेकंड के बाद दिमाग में उतारिए। अभी आपको ये भी प्रश्न हो सकता है भाई तो तुम सीधा शेयर ही खरीद लेते 3000 वाला, क्योंकि आप जानते हैं 2900 में गिरा होगा, फिर वापस हो सकता है 3200 कभी तो चढ़ जाएगा। पर मेरे पास उतना रुपया ही नहीं ना, मैं गरीब आदमी हूँ, 3000 रुपये होते मैं शेयर ही खरीदता ना, वो नहीं है, इसलिए मैं 60 रुपये का ये ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ। तो सेबी ने रिसर्च किया और पाया कि 10 में से 9 ऐसे जो खेलते हैं वो सब हारते हैं। इसमें 84% मैन है, उसमें भी 75% 40 के नीचे वाले हैं जो यूट्यूब देख के टेलीग्राम देख के इसमें आए हैं, उनको आना नहीं चाहिए। ये बस आते हैं मतलब कि अपना जेब कटवाने के लिए। आपके तो सेबी इसको बैन क्यों नहीं कर देती समझ। फ्यूचर ऑप्शन ये जो मैंने अभी आपको सिखाया वो असल में किसके वास्ते है? आम आदमी के लिए ये है ही नहीं है। हमने पैसा दिया था टाटा म्यूचुअल फंड को, अब टाटा म्यूचुअल फंड ने मान लो अदानी में पैसा लगाया हो, तो इसने तो 100 करोड़ लगाए होंगे। अब वो चाहेगा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा लॉस हो जाए या टेम्पररी नुकसान से मैं कैसे बचूं, तो उसके वास्ते वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है जिसे हम कहते हैं ये सब ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट। तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वो ऐसे बड़े म्यूचुअल फंड और बड़े ट्रेडर्स के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अब यहाँ पर ये जो सट्टा खेला जाता है, कॉल ऑप्शन कब खरीदा जाता है? जब आपको लगता है कि भाव ऊपर जाने वाला है, अदानी का भाव ऊपर जाएगा क्योंकि मोदी सरकार 400 पार होगी, तब कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है। पुट ऑप्शन कब खरीदा जाता है? जब आपको लगे कि ये मार्केट गिरने वाला है, मतलब हिंडनबर्ग जो कि मैं अदानी की ये सब स्कैम का न्यूज़ चलाऊंगा और वो गिर जाएगा 25 दिन बाद, तो मुझे उसमें मुनाफा कमाना है, आई नो दैट अदानी विल फॉल, तो मुझे क्या खरीदना चाहिए? पुट ऑप्शन। टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय। पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल। लेकिन ये हमें आईएएस में याद नहीं रखना, ये मैक्सिमम आपको याद रखना हो तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, हमारे लिए काम का नहीं है, विल नॉट वेस्ट टाइम। तो आईएएस के लिए नहीं, स्टेट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस वो सब के लिए याद रखा, ठीक है। बाकी आपस में डिफरेंस काम का नहीं, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। अब मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड वाले अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा एक इंश्योरेंस खरीदते हैं जो है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के चारों तरफ एक प्रकार से एक बाड़ गार्डन या फेंसिंग बना रहे हैं। अगर ऐसी हरियाली फेंसिंग आप करें, इसको क्या कहते हैं? हेज। तो हेजिंग का मतलब कि अपने हाउस को, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो बस ये लोग जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं किसी से, अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस वर्ड करेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसे कहा जाएगा ये लोग हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग आपको आसानी से समझ आए इसलिए मैंने क्या बताया कि मैं और रविश कुमार सीधा खेल रहे हैं आमने सामने। असल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं और रविश कुमार खेल रहे हैं तो एक तीसरी पार्टी होती है, वो हम दोनों के बीच इंटरमीडिएट होता है। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन असल में ऐसा होता है कि ये दो पार्टियां जो आपस में कुछ डील कर रही हैं और तीसरा इंश्योरर होता है। क्या उतना जटिल हमको करने की जरूरत नहीं, सफिशिएंट उनकी जो पूरा प्रोसेस है फ्यूचर ऑप्शन मार्केट का, वो किसके वास्ते है? इंश्योरेंस के लिए, घर के बाहर गार्डन का वॉल बनाने के लिए, जिसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? हेजिंग। हेजिंग। अब यहाँ से एक सिंपल सवाल पूछा गया, ये 30 सेकंड जवाब तो मैंने टिक किया है। हाँ तो देखिए ये हो क्या रहा है कि किसी म्यूचुअल फंड वाले ने शेयर खरीदा, फिर अब शेयर का भाव गिर जाएगा तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करो, उसके वास्ते कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को लिया। तो वो क्या क्या रहा है? इट इज अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग रिस्क बाय मेकिंग अ काउंटर एक्टिंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन शेयर का हुआ, काउंटर एक्टिंग ट्रांजैक्शन में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का गेम खेला। तो जवाब क्या होगा? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हेजिंग। तो वेग आइडिया इज इनफ। एग्जैक्टली कैसे काम करता है भारतीय पाठक की है 800 पेज की बुक, वो पढ़ने हम नहीं बैठेंगे। अब मैंने आपको बताया असल में तो छोटे इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं, इनको आना ही नहीं चाहिए, तो फिर ये क्यों आए हैं? ये तो इसलिए इनको 733% प्रॉफिट कमाना है, लेकिन सेबी ने इनको अलाउ क्यों किया है? अभी असल में मेरा ये मानना है सब लोग आपस में मिले कि देखिए इनका जेब कटेगा, तो अभी तो ये जो बड़े पंटर लोग हैं, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर को फर्क नहीं पड़ता आप जीते हैं या हारते हैं, उसको तो कमीशन मिलता है। और जो बड़े प्लेयर हैं जो पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे ये जेन स्ट्रीट अभी हम आगे देखेंगे, उनका मजा आपकी जेब कटेगी तभी उसकी बढ़ेगी। तो देखिए इट इज अ जीरो सम गेम। मैं हारूंगा तभी आपको पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट हवा से पैसा नहीं बनाता, किसी का हारना जरूरी है तभी कोई जीता है उसका पैसा लेके। क्लिनिक प्लस की 50 रुपए की बोतल है, 80 ml, गरीब आदमी का मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्लिनिक प्लस ने क्या किया, 1 रुपए के आपको सैशे देते हैं 6 मिलीलीटर का। तो सैशेटाइजेशन क्या है? कोई प्रोडक्ट को गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो तो ऐसा है कि इसमें 100 रुपए 250 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से सैचुराइजेशन हो गया, क्लिनिक प्लस जैसा छोटा छोटा सेशन में मिलता है। हेज फंड मैंने आपको कल बताया था, वो म्यूचुअल फंड ही है लेकिन अलग जाता है, जो बहुत ही शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्राज, एंड कैरेटेड ये सब करता है। सेबी नहीं चाहती वहाँ गरीब लोग आए क्योंकि बहुत रिस्की है, तो सेबी ने रूल क्या बनाया, मिनिमम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो यहाँ ना, तो यहाँ तो गरीब आदमी उसको खरीद नहीं सकते, तो बहुत बड़ा सा क्लिनिक प्लस का पोर्टल है। उसी तरह इनवाइट्स राइट्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो म्यूचुअल फंड टाइप के है, लेकिन आपका पैसा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते थे, उसमें भी 10,000 से 10 लाख डिपेंडिंग क्या इंस्ट्रूमेंट है, सेबी ने रूल बनाया, तो गरीब आदमी आ नहीं सकता, सैचुराइजेशन नहीं हुआ। नाउ व्हाट अबाउट दिस फ्यूचर ऑप्शन जो भी मैंने आपको ये रविश कुमार वाला गेम बताया, उसमें हो चुका है सैचुराइजेशन की गरीब भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा फ्यूचर ऑप्शन का अकाउंट जीरोधा में बनाना है, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल ये सब के ब्रोकर है, आपको उसमें अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर आप आगे खेल सकते हैं। तब उसके रूल पढ़ो कि तुम्हारी लास्ट सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारी पूरे साल की इनकम 1,20,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इतना तो सबके पास आ जाएगा। तो अब हर एक आदमी मोटा क्या गया, मुझे भी फ्यूचर ऑप्शन खेलना है। तो गलती किसकी? मेरे हिसाब से गलती सेबी की है। सेबी ने इतना छोटा लिमिट नहीं रखना, जिसमें रखना है 20 लाख 30 लाख वाली पार्टी वही खेल सकती है, क्योंकि इसका पैसा डूबेगा, ये कोप नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने सेम बात कही कि ये जो सेबी ने इधर छोटे छोटे इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया कि 1,20,000 तुम्हारी सालाना इनकम तो भी तुम खेल सकते हो ये सट्टा, इस पे पुनः विचार की जरूरत है। वी नीड टू रिकंसीडर द सैचुराइजेशन ऑफ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो इकोनॉमिक सर्वे लिखते हैं, उसकी भाषा कितनी डिप्लोमेटिक है। उसने ये नहीं कि सेबी ये क्या ही गेम खेला है, सेबी क्या दिमाग उसका चक्रम हो गया है, सबसे क्या पैसा लेके बैठा है, वो ऐसा नहीं बोला है। वो ऐसा हार्डकोर भी नहीं बोला कि वी मस्ट स्टॉप, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो क्या और हाहाकार मचेगा तो शेयर बाजार गिर जाएगा। इसलिए वो क्या एकदम शालीनता से बोला है, पुनः विचार की जरूरत है। वी नीड टू रिकंसीडर द सैचुराइजेशन। तो मीन्स में भी आपकी भाषा शालीन होनी चाहिए।
एमटीवी रोडीज जैसी नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे ध्यान रखना है, वो 28 अगस्त से हम इसके चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, देन विल सी। यार तो इक्विटी मतलब नॉर्मल शेयर, उसके ऊपर ये फ्यूचर ऑप्शन का सब जिसे हम डेरिवेटिव वो देखा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आपस में डिफरेंस हमारे लिए काम का नहीं, सैचुराइजेशन गरीब आदमी भी क्लिनिक प्लस खरीद सके, रूल बहुत ऐसे छोटे छोटे लोगों को आने दिए जो नहीं आना चाहिए। अब इसके साथ और जो जुड़े मुद्दे हैं, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन एंड जेन स्ट्रीट। पहले जेन स्ट्रीट समझ लेते हैं। फिर जो म्यूचुअल फंड है जैसे टाटा म्यूचुअल फंड, तो क्या करता है, टाटा सन्स का या रतन टाटा का पैसा बाजार में नहीं लगा रहा है, वो मुझसे आपसे आम जनता का पैसा आपसे कलेक्ट करके शेयर बाजार में लगाता है, सो दैट इज म्यूचुअल फंड। जेन स्ट्रीट क्या है, वो अमेरिका की एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। मतलब वो ऐसा नहीं कि अमेरिका की आम जनता से पैसा लेके, नहीं, वो खुद का ही पैसा, जेन स्ट्रीट का खुद का जो पैसा है उसी को वो मार्केट में इन्वेस्ट करी है, तो इट इज अ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म। अब जेन स्ट्रीट स्कीम कैसा है, उसके लिए एक हम सस्ता चीज छोड़ा बॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए सन ऑफ सरदार 2 ने बॉक्स ऑफिस पे 99 करोड़ कलेक्ट किए, इतने वो करेगा नहीं है तो बोलने की बात है। और एक बकरा है, वो जेन स्ट्रीट के साथ सट्टा लगाता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, जो मैं और रविश कुमार खेल रहे थे ऐसा। बकरा ये कहता है कि ये सन ऑफ सरदार 2 100 करोड़ क्रॉस नहीं करेगी, अब इसका 99 करोड़ हुआ पर 100 करोड़ क्रॉस नहीं करेगी। जेन स्ट्रीट कहती नहीं क्रॉस कर जाएगी, 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। अब दोनों का सट्टा कैसा होगा, वो ऐसा कि बकरा 50 रुपये देगा अगर उसकी बात, मतलब उसने तो देनी है, और जेन स्ट्रीट उसको 500 वापस करेगी अगर बकरे की बात सही हुई। पहले तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, ये पहले गेम इतना दिमाग में उतारो, ये लोग क्या जुआ खेल रहे हैं। तो अभी जेन स्ट्रीट को जीतना है तो 99 करोड़ से 100 करोड़ सन ऑफ सरदार 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना चाहिए, तो ही वो जीते ही, नहीं तो उसने 500 रुपये इस बकरे को देने होंगे। तो जेन स्ट्रीट का कोई चिंता ही नहीं, 1 करोड़ के मूवी टिकट मैं खुद ही खरीद लेती हूँ, तो अगर +1 करोड़ का मैं खुद खरीदूँ तो 100 करोड़ तो हो गया, और बाकी कोई तो देखने आएगा 1-2 जने, तो हो गया ना अपना टारगेट कंप्लीट, तो फिर मैं जीत जाऊंगी और बकरे के 50 मेरे हो जाएंगे। अब आप कहेंगे भाई 50 रुपये कमाने के लिए 1 करोड़ की टिकट खरीद लिए तो लॉस नहीं हो गया, आप समझ नहीं रहे। बकरा एक नहीं है, 5 लाख बकरे हैं, और हर एक से 50-50 रुपये इसने जीते, तो मतलब इसने कितने जीते, 2.5 करोड़, और मार्केट मैनिपुलेट करने का उसको खर्चा कितना है, सिर्फ 1 करोड़, तो फिर भी भाई 1.5 करोड़ तो कमा गई ना वो। तो इसे आप क्या बोलेंगे, मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटेजी। मतलब वो क्या करेगी कि मान लो बुक माई शो पे, ये शेयर बाजार नहीं है, सेंसेक्स नहीं है, बुक माई शो का है, फिर जिससे आप मूवी टिकट खरीदते हैं, तो वो रोज शाम को देखेगी कितनी मूवी टिकट बिके, और 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ के टारगेट में कम होने में कितना मेरे को गैप लग रहा है, तो कंसिस्टेंटली प्लेसिंग द ऑर्डर्स एट एंड अबव द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो हमें याद नहीं रखना है। इसको मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये भी हमको याद नहीं रखना है। हमें बस इतना समझना था कि उसने खुद से ही ये टारगेट क्रॉस कराया ताकि वो बकरों को उनका पैसा लूट सके। अब स्वाभाविक ये तो बॉलीवुड तो आपको आसानी से दिमाग में, तो इसलिए मैंने बताया असल गेम क्या था, ये लोग यही सट्टा खेल रहे थे, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी वगैरह पर। सेंसेक्स क्या था कि 30 कंपनियों का एवरेज निकालो, क्या भाव चल रहा है शेयर बाजार में, उसका सेंसेक्स निकालते थे। तो मान लीजिए सेंसेक्स कभी होगा 50,000 पॉइंट, इन दोनों ने सट्टा लगाया होगा कि 60,000 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा बकरा बोला था। जेन स्ट्रीट ने क्या किया होगा, खुद से अलग अलग बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद के दूसरे सब कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपना के उसको 60,000 पे क्रॉस करवाया होगा, ताकि बकरा हार जाए और उसके 50 रुपये वो ले ले, और ऐसे 5 करोड़ लोगों के लेगी तो 2.5, और ये तो मैंने फिर भी छोटा नंबर बोला, ये तो कई महीनों से ये कर रही थी, करीब 4,000 करोड़ रुपए इसने ऐसे अनएथिकल टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से कमाए। मतलब एक होता है कि आप उसको देख के दाव लगाते हैं, दूसरा होता है कि आप उस बाजार को ही मैनिपुलेट करते हैं कि मैं और आप घोड़े की रेस पे लगाए कि घोड़ा जीतेगा नहीं जीतेगा, पर मैं जाके उस घोड़े को स्टीरॉइड का इंजेक्शन देके आऊं फिर वापस आ जाऊं, तो ये मैं मार्केट मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो सेबी ने क्या किया, मैं बता रहा हूं, इससे ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, मैंने आपको एकदम बेसिक ऑफ द बेसिक चीज बताई कि ऐसा जेन स्ट्रीट का स्कैम है। सेबी ने क्या किया, तो सेबी कभी किसी का कुछ परमानेंटली उखाड़ती नहीं है। उसने पहले कहा कि तुमने ये सब इलीगल किया है, 4,800 करोड़ का तुम्हारा स्कैम है। अब असल में जेन स्ट्रीट ने डेटा कहता है पिछले कुछ सालों में 75,000 करोड़ कमाए हैं। सेबी क्या बोला, उसमें 4,000 करोड़ तुम्हारे इलीगल है। जेन स्ट्रीट ने कहा तो ले लो, जेन स्ट्रीट ने 4,000 करोड़ की पेनल्टी भर दी, तो सेबी ने जो उसको बैन किया था तो अनबैन कर दिया, तो वापस आ गया, वापस बकरों को हलाल किया जाएगा, बस। तो यही उनका भविष्य है। सेबी का स्कीम है, कोई भी बड़ा स्कीम आप देखो किसी को परमानेंटली बैन नहीं करता। एनएससी का भी ऐसा एक स्कीम हुआ था कोलोकेशन का, उसमें उसकी चितलाया कोई थी सीईओ, पहले उसको अरेस्ट भी हुआ और सब कुछ, फिर वापस नहीं, कोई स्कीम ही नहीं हुआ था। तो दैट इज सेबी। अभी आपके सामने 2025 प्रीमियम का क्वेश्चन है, मैं आपको 5 मिनट इधर ब्रेक लेते हैं क्योंकि नहीं हम ये करते हैं, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको ब्रेक लेंगे तब आप इसको सॉल्व करना। देखिए इकोनॉमी के सेक्टर्स 3 होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो ये तो रियल है ना, आप समझते हैं कि अच्छा कोचिंग तुम पढ़ा रहे हो, सर्विस सेक्टर है, ये कुछ स्टॉप वॉच बना गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैंने खाना खाया एग्रीकल्चर था, तो रियल सेक्टर 3 है, याद रखना है। उसके सामने फाइनेंशियल सेक्टर कौन से, मतलब ये बैंक है, शेयर बाजार है, उसके ऊपर ये लोन बॉन्ड सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में जितना हमने पैदा किया, मान लो 100 रुपये, तो शेयर बाजार 100 रुपये से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नीचे वास्तविक है, ये तो शेयर बाजार तो काल्पनिक चीज है। हमने देखा था कभी एनवीडिया $4 ट्रिलियन का हो गया, भारत देश के जीडीपी के समान, कभी वापस गिर के 3 भी हो जाएगा, तो वो तो काल्पनिक बात है ना, वो बेचे तब वो वास्तविक होता है। तो शेयर बाजार जीडीपी से तो बड़ा नहीं होना चाहिए। जीडीपी मतलब क्या, पूरे देश में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन भारत में सिचुएशन ये है कि एक साल में अपना प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर का 100 रुपये, तो ये समझो कि हमारे लंग्स में इतनी हवा है, और मैं फूंक रहा हूँ एक बलून, और फूंकते फूंकते जो शेयर बाजार का गुब्बारा बना है 140 का हो गया, तो 100 रुपये नीचे फैक्ट्रियां पैदा कर रही हैं और बाजार बोला शेयर बाजार 140 का सब है। दिस इज कॉल्ड ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ओवर वैल्यूड कंपनी होगी ना, पेटीएम का शेयर आया था करीब 2-3 हज़ार का था, जबकि वो जितना प्रॉफिट कर रही थी उसका 800 रुपये की औकात नहीं थी, तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गया था। अभी भारत के अंदर आप डेटा देखिए, लेट मी ज़ूम इन। 2019 तक अगर भारत देश का जीडीपी 100 रुपये में पैदा करते थे, तो शेयर बाजार की टोटल वैल्यू, मतलब शेयर बॉन्ड लोन बैंक सबका कंबाइन करो 77 थी। ये बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2024 और उसके बाद 25 तक ये हो गई 136-140। क्यों, क्योंकि हमने देखा ना बीच में कोरोना में बहुत सारे लोग आ गए, नए पार्टिसिपेंट्स, और कोरोना के दौरान मार्केट भी बहुत ऊपर चला गया था, क्योंकि ये सब फॉरेनर्स फार्मा आईटी सेक्टर में दे दनादन पैसा लगा रहे थे, तो ये सबके चलते बहुत बढ़ गया है। उसके मुकाबले आप देखिए चाइना इतना ज्यादा नहीं है, तो अच्छा है कि बुरा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो उन्होंने ज्यादा फूलने फालने नहीं दिया उनके शेयर बाजार को, ताकि चीजें कंट्रोल के बाहर ना हो जाए। ब्राजील में भी अंडर डेवलप आप बोल सकते हैं, जापान में देखो काफी जरूरत से ज्यादा सब फूल गया है 157। अमेरिका में तो मतलब हद ही हो गई, अमेरिका में कितना 213, मतलब उनकी जीडीपी 100 रुपये की है और शेयर बाजार के दाव लगे 200 रुपये, डबल से भी ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, एक्सेस मार्केट, भारत, जापान, यूएसए, इसमें ये प्रॉब्लम है और ये भविष्य में खतरा कर सकती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। आपके अपन खतरा कैसे, आप समझो अदानी ने जो भी शेयर बॉन्ड जारी किए, आप इन्वेस्टर ने उसको पैसे दिए, समझो अदानी मतलब सारी कंपनियां हैं, अभी आपने उनको कितना दिया है, करीब 140, और वो पैदा कितना कर रहे हैं, 100 रुपये का सब माल, गुड सर्विसेज, तो डिस्प्रपोर्शनेट है ना। तो किसी दिन उसका बिजनेस मान लो फेल हो गया,
तो फेल हो गया तो वो कहेगा 100 रुपये तक ही मेरा तो मैं नुकसान है या मैं इतना ही वापस कर सकता हूँ। आप उसको 140 देके बैठे तो आपका 40 का एक्स्ट्रा लॉस है। तो हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली एज शेयर्स एंड बॉन्ड्स आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स और बॉन्ड क्या है, उसकी लाइबिलिटीज है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की क्लेम से लाइबिलिटी रियल सेक्टर पे बहुत ज्यादा है एंड इट कैन कॉज क्राइसिस। इट कैन कॉज क्राइसिस। इकोनॉमिक सर्वे ने एक और इसमें पाया कि जो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन के चलते 100 रुपए के जीडीपी के सामने 140 का शेयर बाजार हो गया, तो कोई ब्राइट स्टूडेंट वो क्या सोचेगा, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, नैनो टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट बनूं? नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर एक लेवल है, उसके नीचे वो काम क्या करते हैं, ये सब जेन स्ट्रीट टाइप का, बड़ी बड़ी कंपनियों के सब आईपीओ निकालना, ये सब हाई वैल्यू हाई प्रोफाइल ट्रेडिंग वगैरह, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बड़ी गेम खेलना। तो वही सब हाई रोलिंग कि पूरा दिन और या कोई घर में घूमेंगे, पूरी रिच लाइफस्टाइल होगी हमारी। तो ब्राइट स्टूडेंट ये सोचे कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना, मुझे अच्छे कॉलेज से एमबीए करके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। और फिर वो सब ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा, इसकी टोपी उसके सर पे, ये जो फ्यूचर ऑप्शन क्या है इसकी टोपी उसके सर पे, जुआ खेलो, सट्टा खेलो। तो ऐसे जो ब्राइट पीपल थे, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अमेरिका में जो ब्राइट वहां का यूथ था वो बन गया है इन्वेस्टमेंट बैंकर, और उन्हीं ने ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाए धीरे धीरे। 2007 में जो उनकी सबप्राइम क्राइसिस आई कि होम लोन ऐसे लोगों को दिया जिनकी चुकाने की औकात नहीं थी, उसके ऊपर उन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी ऐसे नए जाके बॉन्ड जारी किए, तो गुब्बारा बहुत बड़ा पड़ गया। तो ये सब हो रहा है। तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हार्म्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि एक कोई मशीन पहले 10 बोतल बना रहा है, 20 बोतल बनाए, तो कोई आदमी मैकेनिकल इंजीनियर बने और उसका सब नया इन्वेंशन करे। ये ब्राइट आदमी था, उसने वो सब नहीं किया, ये जाके मैं शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगा, मैं फ्यूचर ऑप्शन का सट्टा खिलाऊंगा सबको। तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हार्म्स प्रोडक्टिविटी। जो भी ब्राइट स्किल्ड वर्कर्स हैं उसको वो अपनी तरफ खींच जाता है। इकोनॉमी के रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर को कोई मिलते नहीं ब्राइट लोग, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये इसकी इतनी बॉडी है नेचुरल कसरत करके, फिर ये स्टीरॉइड लेना चालू करता है तो 3% मसल ग्रोथ, फिर ये कहता है मुझे और स्टीरॉइड लेना था 6%। पर अब ये इतना सब हो गया कि अब ये ज्यादा स्टीरॉइड लेगा, आपको क्या लगता है अब ये सीधा हल्क बन जाएगा? जब नहीं, बायोलॉजिकली आपकी अपर लिमिट होगी ना कि हाइट और मसल कितना ग्रो करना है, तो फिर मान लो 2% ही हो, इसके बाद और स्टीरॉइड ले तो 0%, मतलब कोई आपको ज्यादा असर दिखे नहीं, वो जितना मैक्सिमम उसका मसल बनना था बन गया, 0% न्यू ग्रोथ। तो हम इसको प्लॉट करोगे तो क्या हो रहा है, बेल शेप कर्व है, एक हद से ज्यादा बढ़ता है, फिर कोई आपको ग्रोथ नहीं दिखता है। तो जो शेयर मार्केट उसका होना जरूरी है, क्योंकि आईपीओ में आपने नए शेयर इशू किए, जनता ने आपको कैपिटल दिया, प्राइमरी मार्केट था, आपने अपनी फैक्ट्री लगाई, उसमें नए लोगों को भर्ती किया, तो जीडीपी को मदद करेगा। तो मान लीजिए शुरू में जब जितना ये फाइनेंशियलाइजेशन की गांबिया इक्वेडोर में 100 रुपए के जीडीपी के सामने मान लो 67 रुपए का शेयर बाजार और फाइनेंशियलाइजेशन हुआ था, फिर 84 का हो रहा है, तो एक हद तक इंप्रूव करेगा आपकी इकोनॉमी और जीडीपी को। फिर ये पोलैंड, आयरलैंड, यूएसए, जापान, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि वहाँ 200 की जगह 300 रुपए तक का शेयर बाजार हो जाए तो उसका जीडीपी और बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है। तो बेल शेप कर्व है। इट मींस कि शेयर मार्केट या जीडीपी को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है, पर्टिकुलरली आईपीओ द्वारा जो पैसा फ्रेश कैपिटल मिलता है, लेकिन एक हद के बाद उसकी इंपैक्ट कम होने लगती है कि 4, 3, फिर 0% हो जाएगी। अदानी को जितना कैपिटल चाहिए मान लो मिल गया, अभी और आईपीओ इशू करता रहे तो इतना कौन सा नया फैक्ट्री खोल देगा, तो आपको नया ग्रोथ दिखेगा नहीं इकोनॉमी और जीडीपी के अंदर। तो बेल शेप कर्व है। फिर अभी यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद पार्टिसिपेटिंग नोट और दूसरी चीजें आएंगी। तब तक आप 2025 का क्वेश्चन ट्राई करिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों, आपको क्या लगता है भारत के शेयर बाजार के बारे में इन्होंने ये जो पूछा है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट।
रजनीश, कमल, कनिका, राणा, सायरा, साइमा, देवी, हर्ष, गौरव, मोहम्मद, अमित, शगुन, रूही, रोहित, अभिषेक, सचिन, सोनिया, आकाश, मुक्ता, सरगम, यश, दीपक, उज्जवल, अयाज, राम, सचिन, जतिन, कुंवर, पद्मनाभ, मारियुष, रोशनी, अभिषेक, शुभम, ऋचा, सोहन, प्रशांत, अमर, निधि, मेगा, नेहा, अमल, डॉक्टर एमजेड एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, भारत में कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं जो स्मॉल इन्वेस्टर को वार्न करे फ्यूचर ऑप्शन का। और तो भाई सेबी है तो सही, वो काम ठीक से नहीं करे, पर है ना, मतलब पुलिस है, ये क्या बोले, पुलिस है ही नहीं। अभी तो हमने देखा सेबी ने आगाह तो किया लोगों को कि 10 में से 9 लोग का पैसा लूज होता है और इतने इसमें ये लोग हैं। सेबी ने ये जिन स्ट्रीट को भी टेम्पररी बैन तो किया, भले बहुत ज्यादा सजा नहीं की, पर कुछ तो किया ना, तो कोई तो संस्था है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोले, कोई संस्था है ही नहीं। तो अब वो बात ऐसी है कि रविश कुमार के स्क्रिप्ट राइटर के लिए नौकरी का भर्ती होता है, ये टिक कर सकते हैं, लेकिन असल में तो नो ही टिक करना पड़ेगा, भाई ये गलत है, सेबी है तो थर्ड इज रॉन्ग। जहाँ देखिए उड़ा दो, बी चला गया, डी चला गया, सी चला गया, जो बचा है वो जवाब है, मतलब उसको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट देखना भी नहीं है। तो ये गलत है, हमको पता भी नहीं, चेक भी नहीं करना है, फिर भी आपका जवाब क्या होगा, ए 1 and 2 ओनली। तो यस देयर इज सेबी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला कि नहीं सेबी है ही नहीं, वो बजट तलने गई है, तो ऐसा तो है नहीं, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो 2025 का पेपर है ये इस कारण से यूनिक है, जैसे ही पब्लिक बाहर आई एग्जाम हॉल से तो रोने लगी, बहुत फैक्ट पूछे, बहुत फैक्ट पूछे, लेकिन नए नए तो ऐसे 15 से 20 सवाल हैं मिलते जुलते, मतलब चाहे जियोग्राफी थोड़ा देखो, थोड़ा पॉलिटी देखो, इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो एक नहीं, ऐसे 4-5 और सवाल हैं कि वो दिखता बड़ा है, उसमें बहुत डेटा पूछा, लेकिन आप पकड़ो तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आसानी से एलिमिनेट होता है और फिर आप सीधे जवाब पे पहुंचते हैं। तो फिर वो बाहर आके रो क्यों रहे थे? उसका कारण ये कि असल एग्जाम में मान लीजिए आपका सेट बी, और सेट बी में ऐसा हो कि 1 से लेके 15 सवाल सारे साइंस टेक के, उसमें से एक भी चोंच नहीं डूबे, फिर आए कुछ एनवायरमेंट के 5 सवाल, उसमें भी चोंच नहीं डूबे, सो यू आर डाउन बाय 20 क्वेश्चन। आपको लगे बाकी 80 में कितना मेरा टिक होगा, उसी प्रेशर में उसके बाद जो सिंपल आसान सी भी चीजें हैं तो उसके दिमाग में क्लिक नहीं होगी, उसको सब टफ लगेगा। तो इट इज अ बैटल ऑफ नर्व्स। तो हमेशा याद रखना है भाई, मुझे कभी सारे सवाल तो टिक करने नहीं है। कट ऑफ कितना बचा, मान लीजिए 90, तो 90 कट ऑफ के लिए कितने क्वेश्चन है, 45, तो 20 मुझे नहीं दिख रहे हैं या 20 मुझे आते ही नहीं है, तो भी आपको पेशेंस नहीं लूज करना है, डोंट लूज योर नर्व्स। ठीक है, अभी बाकी स्टेटमेंट है वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि भारत का शेयर बाजार हांगकांग से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो बात सही है, वो इकोनॉमिक सर्वे सब दिया था कि इंडिया ने वो जो भी टाइम फ्रेम था उसमें 4% रिटर्न दिया, हांगकांग ने 22% रिटर्न दिया, तो आपका इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि हांगकांग को ओवरटेक किया है। पर वो ऐसी बात है कि समझो 2025 में लगे कि हम स्लो जा रहे हैं, क्योंकि आप याद करें अक्टूबर 2024 से अपना मार्केट गिरा है, लेकिन आप 2024 का देखें तो पता चले हाँ हांगकांग से आगे चले थे या 23 या 22 के अंदर। इधर वे बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो एलिमिनेशन मेथड से कुछ बचता ही नहीं है, तो हमें कबूल करना होगा कि यही जवाब है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। बाकी तो वो एग्जाम में कैंसिल कर दे क्वेश्चन, तो 1 साल बाद पता चले, बट प्रेजेंटली द आंसर शुड बी ये 1 and 2 ओनली। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें भी ज्यादा सोचने नहीं बैठना, एलिमिनेट हो गया तो फिर वो सोचने बैठ जाएंगे हांगकांग से तुम कैसे आगे, अपनी औकात नहीं हो सकती, तो फिर तो ओनली वन तो ऑप्शन है ही नहीं, ओनली वन ऑप्शन है ही नहीं, तो देन व्हाट विल यू डू। क्लियर, आगे हमने हेज फंड, राइट्स, इनवाइट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब देखा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वाला गेम समझा। अब तो थोड़े मुद्दे पार्टिसिपेटरी नोट्स, डेरिवेटिव्स, और उसके बाद कंपनी का कंपनी टाइप समझना है। तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वुड्स, मतलब लगभग जो टफ था वो सब खत्म ही होने आया अब। देखिए दो शब्द है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पहले तो अलग थे, फिर सेबी ने अभी तो नाम सबका सेम ही कर दिया। ये लोग ऐसे हैं कि फॉरेन पार्टी है, भारत की कोई कंपनी में 1% 2% अप टू 10% शेयर्स में वो इन्वेस्ट करे तो हम कहते हैं ये फॉरेन एफपीआई वाले। तो ये ऐसी संस्था मान लो मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी बैंक भी है, पर उसका इस टाइप का अलग रजिस्ट्रेशन है। ये ऐसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में ऑफिस खोलते हैं, मुंबई में पॉश लोकेलिटी में अपना ऑफिस खोलेंगे, भारत से वो पान कार्ड लेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आपके पान कार्ड तो आदमी ले सकता है, ऐसा नहीं, आदमी भी ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है। आधार कार्ड ऐसा है जो सिर्फ इंसान ले सकता है, कंपनी का नहीं हो सकता। पान कार्ड ऐसा है आदमी का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है। भारत में वो डीमेट अकाउंट खोलेंगे, ईमेल भेजना, ईमेल अकाउंट खोलना पड़ता है, शेयर्स का धंधा करना है, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, सेबी से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो कायदे से सब फॉर्मल पेपर वर्क करके आए हैं। बट व्हाट अबाउट टॉम क्रूज, वो भारत का नहीं, बाहर का है, ऑफशोर इन्वेस्टर। वो कहे मुझे पान कार्ड नहीं लेना, मुझे डीमेट अकाउंट नहीं खोलना, मुझे सेबी में रजिस्टर नहीं करना, फिर भी मुझे भारत के बाजार में खेलना है, तो वो क्या करे? तो वो अपने पैसे देगा डॉलर में एचएसबीसी को, क्योंकि एचएसबीसी ने तो एफपीआई वाला रजिस्ट्रेशन सेबी से लेकर रखा होगा, और फिर एचएसबीसी को कहेगा कि देखो मेरे लिए इन्फोसिस, सत्यम, टाटा के इतने शेयर ले लेना। तो एचएसबीसी अपने खाते में अपने पान कार्ड डीमेट अकाउंट का यूज करके वो शेयर्स खरीदेगा, लेकिन पैसा किसका लगा है? टॉम क्रूज का। अब स्वाभाविक है इसके सामने एचएसबीसी ने टॉम क्रूज को रसीद देनी पड़ेगी, तो वो रसीद देगा। उस रसीद को हम क्या कहते हैं? पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स, कि देखो भाई आपने हमको डॉलर दिए थे, मान लो $100, तो आपने जो बोला था उस हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस के हमने शेयर्स खरीदे, हमारे खाते में ही पड़े हैं, आपके खाते में आ नहीं सकते, आपने डीमेट अकाउंट खोला नहीं है, बट हम आपको एक नई व्हाइट पेपर पे लिख के सब देते हैं, दैट इज कॉल्ड पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अभी ये सब में जोखिम क्या है? जोखिम ये है कि हाफिज सईद भी एचएसबीसी को पैसा दे $100 और कहे तुम खरीद लो, और फिर उससे जो रसीद बने उसकी मदद से वो भारत में कोई सभी लीगल काम करना शुरू करे, या फिर उसका जो स्लीपर सेल हो भारत में उसको बोले तुम एक शेल कंपनी बना दो, मतलब जो असल में कोई प्रोडक्शन नहीं करेगी, बस ऐसे अपना कंपनी खोल दे, और उसको कहे तुम अपना आईपीओ लाना, और फिर एचएसबीसी द्वारा इनडायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कराए। अलग अलग काम हो सकते हैं, वो कैसे करेगा उसका सब जेम्स बॉन्ड पढ़ने हम नहीं बैठेंगे। सफिशिएंट टू नो क्या पैसा दूसरे के मार्फत पैसा लाते ले जाते हैं, तो देयर आर मेनी लूपहोल्स जहां पर ये टेरर फाइनेंस, ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब स्कोप बन जाते हैं। हाउ एक्जेक्टली दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपका सिलेक्शन होगा आईएएस में, आईपीएस में, रैंक थोड़ा कम आया तो फिर आईआरएस मिले, तो आईआरएस की जब ट्रेनिंग होगी तो आपको सिखाएंगे कि ये सब कैसे करते हैं। अभी हमारे लिए काम करें। दूसरा नुकसान क्या है? अगर आप शेयर बाजार में सीधा एक दूसरे के साथ शेयर बॉन्ड खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पे लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स, सरकार वो टैक्स मांगेगी, उसको पता चल जाएगा क्योंकि आपका पान कार्ड, डीमेट अकाउंट सब ट्रेस किया जाता है। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है वो सेकंड पिलर बजट में देखेंगे, तो आप टैक्स को एस्केप नहीं कर सकते भारत में अगर आप रजिस्टर्ड है। टॉम क्रूज ने क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया नहीं, उसके हाथ में एक रसीद आ गई, मान लो उसका वैल्यू है $20, क्योंकि आज ये सब इन्फोसिस और टीसीएस का इतना भाव चल रहा है, कल उठ के इसका इन्फोसिस टीसीएस का प्राइस बढ़ जाए तो इस रसीद की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एक जात का डेरिवेटिव है, नीचे वाले सामान से पैसा अपनी वैल्यू डिराइव करता है। तब $40 में यही पेपर पार्टिसिपेटरी नोट्स टॉम क्रूज आर्नोल्ड को बेच दे, आर्नोल्ड खरीद भी लेके, अब इसका भाव बढ़ा है तो मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो यहाँ इसको हुआ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे क्या भारत सरकार इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स कुछ मांग सकती है? जब नहीं, क्योंकि हम उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते ना कि उसने कौन से भाव पे खरीदा, किस भाव पे बेचा, ढूंढना मुश्किल है उसे, तो इट कॉजेज अ लॉस टू द एक्सचेकर। भारत सरकार को रेवेन्यू की नुकसान होती है, ये भी एक नुकसान है। तो सेबी क्या करे? सेबी क्या घास काट रही है? सेबी वही कर रही है जो जेन स्टेट में उसने किया, पूरा टाइट करेंगे पर टोटल बैन नहीं करेंगे। सेबी ने टाइट कैसे किया कि एचएसबीसी जितनी बार ऐसी पार्टिसिपेटरी नोट जनरेट करे उसको बोला तुम $1000 फी भरो, और टॉम क्रूज इधर $1 million का दाव लगा $1000 का, तुम क्या एप्लीकेशन फी में उसका बिगाड़ सकते हैं? ठीक है,
सेबी एचएसबीसी को बोलेगा देखो तुम हर 3-3 महीने पे हमको डेटा दो कि तुमने किसको बेचा था किसको बेचा था। भाई पर वो 3 महीने के बीच आपस में क्या गेम खेले कौन ट्रेस कर रहा है। तो ये सब है। आप कहेंगे तो इसको बैन ही कर दो। बैन करने में तकलीफ ये है कि ये सब लोगों ने मान लो 2 लाख करोड़ लगाए हैं। बैन करेंगे तो क्या मार्केट गिर जाएगा। मार्केट गिर जाएगा तो मेरे आपके जैसे लोगों ने भी जो शेयर खरीदे उसका भी भाव गिर जाएगा। तो जनता हाहाकार करेगी। तो फिर कभी इधर कभी उधर इलेक्शन आते रहते हैं तो सरकार रिस्क नहीं लेती। दैट इज वन रीजन। सेकंड, बहुत सारे इंडिया के खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट उनका ब्लैक मनी उन्होंने भेजा फिर वापस इन्वेस्ट कराना हो तो ऐसे गेम में भी इसका मिसयूज हो रहा है। अब वही पॉलिटिकल फंडिंग दे रहा है तो कौन उसको रोकने वाला है। अब खिचड़ी मत करना। तो इधर टॉम क्रूज क्या कह रहा है मेरे पास पैसा पड़ा है और मैं भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन सीधा नहीं इनडायरेक्टली मुझे अपना नाम पता रजिस्टर नहीं कराना। ऑन दी अदर एंड हमने पहले पढ़ा था इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट वैसा कि बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग हमें भारत की जनता से रुपया चाहिए लेकिन हमें सेबी से रजिस्टर नहीं करना तो हम अपने शेयर्स अमेरिकन शेयर्स भारत की कोई बैंक को देंगे उसके मुकाबले वो अपना आईडीआर इशू करेगा और वहां से वो हमें पैसा इनडायरेक्टली उठा के दे तो अलग था वो लेने आया था पैसा। टॉम क्रूज पैसा देने आया है। आपके तो फिर वो एडीआर जीडीआर से सेम और डिफरेंट केस हो। पहली तो बात ये है कि ये गुरुवार को ही मैंने आपको बोला था कि ए एंड बी को कंपेयर नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। तो आपको ये करना ही नहीं है कंपेयर अलग अलग फोटो फ्रेम है इसका सिमिलर और डिफरेंट तो कौन पूछा है। आप एक एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दिखाओ पिछले 25 साल में हाउ इज एडीआर डिफरेंट देन आईडीआर हाउ इज पीनो डिफरेंट देन एडीआर कौन पूछ रहा है। नोबडी इज आस्किंग दैट। मॉक टेस्ट वाले क्या पूछ रहे हैं उससे यूपीएससी तय नहीं करता अपना पेपर। तो या तो आप में बुद्धि होनी चाहिए तो आप वो डिफरेंशिएट कर सको वरना उसमें दिमाग खर्च करना ही नहीं है ये और वो सिमिलर कैसे डिफरेंट कैसे हर एक का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ टॉम क्रूज ने क्या किया सेबी से रजिस्टर नहीं किया सीधा डॉलर दिया एचएसबीसी को और इनडायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये जो कागज का टुकड़ा है पी नोट बना ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि अपनी वैल्यू नीचे एचएसबीसी के अकाउंट में जो शेयर्स पड़े थे उससे अपनी वैल्यू उसका निकाल रहा है उसके साथ इसका लिंक है वैल्यू। तो हमने आगे पढ़ा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 जात के एक तो डेट मतलब ये ट्रेजरी बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब चीजें। दूसरा इक्विटी मतलब ये शेयर्स वगैरह। तीसरा हुआ डेरिवेटिव्स जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट से निकालते हैं वहां से लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो डेरिवेटिव का एग्जांपल ये पार्टिसिपेटरी नोट देखा उसी तरह कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन फ्यूचर्स उसी तरह कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसके नीचे लोन पेपर्स होते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी जिससे सबप्राइम क्राइसिस हुआ ऑयल बैरल या गोल्ड के साथ लिंक हुए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निकाले जाए फॉरेन करेंसी के साथ निकाले हुए कुछ लिंक करके बना सकते हैं। वो काम कैसे करता है अपने लिए काम करें। स्वैप अदला बदली कि आरबीआई और जापान की सेंट्रल बैंक डील करे कि जापान कहे मुझे डॉलर की इमरजेंसी आ गई आरबीआई कहे आप मुझसे ले लो बाद में आप मुझे वापस कर देना और हम ये स्वैप अदला बदली करेंगे ऐसी बीच में आपको कमीशन होगा धर्मशाला हो नहीं सकती। तो स्वैपिंग वन एसेट विथ अनदर कि डॉलर को येन से स्वैप करेंगे रूपी को येन से स्वैप करेंगे तो ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी बन सकते हैं वो भी एक जात की डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में हम लोग तीसरे पिलर में पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग पहले पिलर में। उसी तरह क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो सकते हैं वैसा कि मान लो मैंने गाड़ी खरीदी तो मैं एलआईसी से इंश्योरेंस लूंगा। आपको एलआईसी इंश्योरेंस नहीं लाइफ इंश्योरेंस मुझे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा पर अभी समझाने के लिए मैं एलआईसी बोल रहा हूँ। अब उसी तरह मैंने किंगफिशर के बॉन्ड खरीदे तब भी मुझे रिस्क है तो मुझे इंश्योरेंस लेना है। तो मैंने बॉन्ड कोई कंपनी का खरीदे मान लो किंगफिशर के और मुझे डर लगता है कि वो मालिया पैसा नहीं देगा तो मैं अपने लॉस का इंश्योरेंस करने के लिए मान लो एलआईसी के पास जाऊँ और एलआईसी मुझे खास इंस्ट्रूमेंट बेचे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस उसके लिए मुझे फीस देनी पड़ेगी। वैसा कि जब किंगफिशर नहीं देगा पैसा तो एलआईसी मुझे पैसा देगी जस्ट लाइक मैं मर जाऊँ मेरी फैमिली को पैसा मिले ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ऐसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बनाए गए थे। स्विट्जरलैंड में एक बैंक है क्रेडिट सूज उसके कुछ बॉन्ड्स में ऐसा लफड़ा हुआ था इस कारण से इंस्ट्रूमेंट चर्चा में आया था एक्जेक्टली क्या लफड़ा हुआ था हमारे काम का नहीं हमें बस इतना समझना है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है कि आपको बॉन्ड में हुए लॉस को बचाने का ये इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है बस इतना और ये अपनी वैल्यू क्या ये भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है नीचे कोई बॉन्ड पड़ा है उसके साथ लिंक इसका प्राइस है। अब यहाँ तक हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म हुए। अब ये यूपीएससी का जो भी क्लर्क है वो प्रोफेसर को पूछ रहा है सर आपको किस बात की खुजली मची है। तो ये बता रहे थे मुझे खुजली इस बात की मची है कि ये जो एक्स जात का इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर है बॉन्ड है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है इस पे इनकम टैक्स लगता है कि नहीं ऐसा पूछते हैं। तो इनको 2 साल ऐसी खुजली मची फिर इन्होंने जो भी ये बोरोसिल या आयोडेक्स या कोई क्रीम लगाया होगा दांत का खुजली का दुश्मन तो खुजली मिट गई तब नहीं पूछते 2 साल पूछा था तो हमको सॉल्व करना है सॉल्व कर लेते हैं। एक जमाने में थी राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम वैसा कि आप फर्स्ट टाइम शेयर बाजार में पैसा लगाओगे तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है उसमें जो भी आप कमा लो। हालांकि फिर मोदी सरकार आई तो राजीव गांधी की स्कीम का क्या होगा बंद कर दी तो ये तो है नहीं। अब ऐसा है कि आप जो भी शेयर बॉन्ड खरीदते बेचते हैं नॉर्मली उस पर टैक्स तो लगते हैं। देखिए जब भी आप शेयर बॉन्ड कुछ खरीदते हैं उस पर अलग अलग टैक्स लग सकते हैं वो कौन से वो हम सेकंड पिलर में समझेंगे मतलब सितंबर में वहां पहुंचेंगे अभी क्योंकि बीच में इसका पढ़ना है। फिर तो इनकम टैक्स लग सकता है कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है जब भी आप बाय सेल करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है कमोडिटीज ऑयल बैरल ये सब खरीदने का गोल्ड खरीदने का आपका बड़ा बिजनेस हो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग सकता है और राज्य सरकार कहेगी ये पूरी डील पे स्टैम्प ड्यूटी चाहिए। तो यस नॉर्मली तो ये अलग अलग जात के टैक्स लगते हैं लेकिन कुछ खास ऐसी चीजें जिस पे ये टैक्स नहीं लगते हैं तो उसने मैंने ग्रीन बॉक्स में मार्क किया है। लेट मी गिव द लिस्ट कि जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड वैसा कि आप अपने कुछ पैसे उसमें लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट जैसे सेव करो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो ईपीएफओ का होगा सुकन्या समृद्धि योजना ये सब पिलर 1 डी में देखेंगे कि आपकी छोटी बेटी है उसके नाम पे बैंक अकाउंट खोलो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम मतलब वो एक जात का म्यूचुअल फंड है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान तो आप देंगे उसमें पैसा 100 रुपए तो 20 का मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी 80 का म्यूचुअल फंड है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट नेशनल पेंशन एनपीएस वो क्या है पिलर 1 डी में देखेंगे नेक्स्ट वीक। फिर कुछ कुछ सरकारी कंपनियां अपने बॉन्ड जारी करती है तब उसमें लिखा जाता है कि इस पे आप जो भी इंटरेस्ट कमाओगे उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं है तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशूड बाय सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। इलेक्टोरल बॉन्ड उसे आप याद करें पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला था और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिले उसमें इनकम टैक्स है नहीं वगैरह लंबी लिस्ट आपके हैंडआउट में दी है। तो अभी फॉर्मेट क्या होगा कि ये जितने इंस्ट्रूमेंट है मैं विन डायग्राम में लिखूं वी तो इन पे टैक्स नहीं है इसके बाहर कोई भी चीज है तो उस पे टैक्स है तो मैं कहूं बिटकॉइन हाँ तो इस ग्रीन बॉक्स के बाहर है ना तो बिटकॉइन पे आप कमा लो पैसा पे टैक्स लगेगा यस। तो बाकी जितनी चीजें चाहे शेयर है बॉन्ड है म्यूचुअल फंड राइट्स इन्वेस्ट हेड फंड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड सब पे टैक्स लगता है व्हेनेवर यू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। हाँ तो इनको क्या था कि खुजली मची थी यही सब पूछना 2 साल पूछा फिर खुजली मिट गई उनके जब पूछा तो उसके हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ कि टैक्स तो लगता है ये जो भी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे नाउ आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड मैंने सीधा मार्क ही कर दिया कि बात क्या है जस्ट एलिमिनेट एंड ऑब्जर्व।
हाँ, तो इसमें समझिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में आपको बाकी का क्या है वो हम ऑलरेडी गुरु या शुक्रवार के लेक्चर में समझा था। नहीं पता तब क्योंकि हमने टेबल बना दिया उस हिसाब से क्या इस पे तो टैक्स लगता है, क्या बोले टैक्स नहीं लगता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, एलिमिनेट करो तो जवाब बन जाएगा A1 and 2 ओनली। अब उसमें पहले स्टेटमेंट में गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट, वो कैसे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में होता क्या है, अगर महंगाई कम होगी तो सरकार कम ब्याज देगी, तो ऐसा वो पूछ रहा है। फिर वो ना भी आप उसे एक्सेप्ट करें तो भी बात क्या है कि उस पर टैक्स नहीं लगता, एलिमिनेट किया तो जवाब यही बनता है। उसी तरह ये जो है इन्वेस्ट में क्या होता है, इन्वेस्टर पैसा उसको देते हैं इन्वेस्ट मैनेजर को और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करता है, फिर उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट निकाल के देता है। अब यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि इस पे टैक्स नहीं लगता जबकि टैक्स तो लगता है, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करूँ तो एलिमिनेशन मेथड से आता है। जब भी आई गिव यू 40 सेकंड, इसको आप दिमाग में उतारिए। ये ही वो कारण है क्यों इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। आप देखिए इसका हिंदी कैसा किया इसने। आधिकारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट हुई ब्याज की आय जो उसके निवेशकों में वितरित की जाती है वो कर से छूट है किंतु लाभांश कर योग्य है। तो समझने में 2 मिनट चले जाएंगे उसके। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऐसा बोल रहा है, तो मैंने आपको भाई ये सब पे टैक्स तो लगता है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग और एलिमिनेशन मेथड से जवाब होता है डी, 1 इज रॉन्ग देयरफॉर 2 इज करेक्ट। अब कुछ लोग कहते हैं तुमने तो सिखाया नहीं सेकंड स्टेटमेंट कि इनवाइट्स हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर द सरफाइस एट। भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, इतना पीएचडी कौन कर सकता है सरफाइस एट या किसी के अंदर। इसको क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा थीसिस आपको कराना है, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब कानून का एक एक जो सेक्शन है उसको पढ़ना तैयार करना। आपको ऐसे कुछ 2-3 सवाल आते हैं पर उसके वास्ते वो करने बैठे तो बाकी आपके 100 सवाल का पढ़ना रह जाएगा, तो पता ही नहीं था। अब उस साल भी ये सब पूछा, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए। बहुत किसी तुक्का लगा सकते हैं टैक्स लगता है इसलिए 1 रॉन्ग जवाब भी होगा, अदरवाइज कीप इट। खुशी की बात यह है कि अब उन्होंने ये खुजली उनकी खत्म हो गई तो अब ऐसा पूछना बंद कर दिया है। या फिर ये भी हो सकता है उनको लगा कोचिंग वालों ने पूरा लिस्ट रटवा दिया होगा बच्चों को, तो अभी पूछने का कोई मतलब नहीं है इसलिए पूछना बंद कर दिया। इधर वे हम इसमें से अब आगे आते हैं। कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु जिसमें से आप और वस्तु बनाते हैं, कॉटन, व्हीट, बासमती, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस वगैरह। तो इनका भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसान अपना अनाज एक वेयर हाउस में जमा करे, वेयर हाउस मैनेजर उसे एक रसीद देगा। अब इससे 2 काम होते हैं, पहला इसको गिरवी रख के बैंक से लोन ले ले, और दूसरा जैसे मार्केट में शेयर बेचे जाते हैं ऐसे कमोडिटी मार्केट में वो लिस्ट करा दे और उसको बेच दे। तो फिर जिसने खरीदा ऑनलाइन वो रसीद वो जाएगा उस मार्केट में उस वेयर हाउस में और अपनी डिलीवरी ले लेगा। तो कमोडिटी ट्रेडिंग ऐसे होता है। इसको रेगुलेट करने की एक संस्था थी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, अलग संस्था थी, लेकिन फिर स्कैम हो गया तो सरकार ने वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दिया, सारा काम अब दे दिया सेबी को। तो सेबी अब ये पूरा काम देखती है, कमोडिटी मार्केट में भी शेयर मार्केट जैसा सब जो ट्रेडिंग होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो जावे सेबी। गोल्ड एक्सचेंज क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिकते हैं, तो गोल्ड एक्सचेंज पे क्या बिकता होगा, गोल्ड पर बड़े जत्थे में कि दुबई से 100 किलो लाया है अब इसमें से 10 किलो इसको बेचना है उसको बेचना है। तो जो गोल्ड एक्सचेंज है जहां पर ये ट्रेड हो रहा है उसको कौन रेगुलेट करे, तो ये भी कमोडिटी मार्केट हुआ तो सेबी रेगुलेट करेगी, यस। लेकिन ये जो गोदाम में गोल्ड पड़ा है वो सही क्वालिटी का है या उसमें पीतल पड़ा है, ये भी तो किसी को चेक करके बताना होगा, इन्वेस्टर को सर्टिफाई करना होगा कि वेयर हाउस में जो गोल्ड है जिसका आपने रसीद लिया और डिलीवरी लेने जा रहे हो वो सही गोल्ड है या कुछ नकली माल है। वो काम कौन करेगा, उसकी अलग स्टैट्यूटरी बॉडी है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA। उसके बारे में पिलर 4 एग्रीकल्चर में और समझेंगे। तो गोल्ड की वो वेयर हाउस में अगर कुछ पड़ा है तो उसकी क्वालिटी देखने का काम WDRA करेगी, और जो ट्रेडिंग हो रहा है ऑनलाइन वो कमोडिटी मार्केट है उसे रेगुलेट करेगा सेबी। तो बात ऐसी है कि मान लीजिए दुबई से गोल्ड लाके किसी ने वेयर हाउस में रखा है, फिर उसकी आप रसीद बना के ऑनलाइन बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। अब इन्वेस्टर उसको खरीदेगा फिर डिलीवरी लेने जाएगा, तो ये सब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। और ऑप्शन बी, उसने अभी खरीदा ये रसीद जिसका वैल्यू मान लो 50,000, फिर वो किसी और को बेच दे जब इसका भाव हो जाए 1 लाख रुपए, फिर वो 1 लाख रुपए में जिसने खरीदा वो जाके डिलीवरी ले ले, तो ये सब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इसको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड से खिचड़ी मत करना, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ब्याज आपको मिलेगा वगैरह, यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो आपने खरीदा उसकी रसीद है वेयर हाउस से डिलीवरी लेनी है। भारत का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज, मतलब दुबई से सोना लाओ और भारत में शेयर बाजार में शेयर बिकता है तो गोल्ड बाजार में गोल्ड बिके, ऐसा बड़ा सा एक्सचेंज बना है BSE NSE जैसा, तो वो बन रहा है गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी क्या है, वो सरकार उसको दुबई जैसा बनाना चाहती है, उधर कोई टैक्स नहीं लगे, वो अलग माना जाएगा। वो मामला क्या, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड में हम देखेंगे, अभी हम लोग पिलर 1 में। रेगुलेशन के लिए बैंकिंग का रेगुलेटर कौन, RBI, शेयर मार्केट का सेबी, इंश्योरेंस का अलग है, पेंशन का अलग है, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उसका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड उसका IBBI नाम की संस्था हमने पिलर 1B2 में देखा था। अभी सारे लोग की मीटिंग होती है और चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर खुद। तो ये जो गेम होगा, ये जो संस्था इसको क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। अब ये लोग बैठे थे मीटिंग कहां पर हुई, RBI हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका सेक्रेटरीट सपोर्ट है, मतलब सारी मीटिंग और व्यवस्था फाइल वर्क उधर से होता है। इनका काम क्या है, पूरी इकोनॉमी का सुपरविजन करना, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय जागृति फैलाना। कितनी फैलाई है तुम देख रहे हैं, जिन 4,000 करोड़ कमा के बकरा सब लुटवा गए अपना पैसा। तो नेशनल लेवल पे क्या है, FSDC। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि जैसे भारत के रेगुलेटर RBI है, अमेरिका का US फेड है, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बैंकिंग सेक्टर में, उसी तरह शेयर मार्केट में भारत का सेबी, अमेरिका का SEC है, ऐसा इंश्योरेंस पेंशन का होगा। तो ऐसे सारे देशों के सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर मिलेंगे स्विट्जरलैंड के बासेल में, तो क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। वो क्या काम करेगा, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स का ग्लोबल लेवल का मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन करेगा। तीसरा, पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका काम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, टेरर फाइनेंस, आतंकवादी जो अपने स्लीपर सेल को पैसा पाकिस्तान से इंडिया भेजे उसके खिलाफ लड़ना, बदमाश देशों को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में वो डालता है। इसके बारे में सेकंड पिलर में हम लोग आराम से पढ़ेंगे सितंबर में। तो मिलते जुलते नाम की संस्था है तो खिचड़ी नहीं करनी है, FSDC अलग है, FSB अलग है, FATF अलग है। सेबी के नीचे एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। उसका काम क्या है, ये अलग अलग डिग्री डिप्लोमा टाइप के कोर्स कराता है जिससे आपको फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग वगैरह सीख सकते हैं, आपको डिग्री डिप्लोमा मिल सकता है। हाँ, तो ऐसी संस्था ऐसा बजट के अंदर कुछ उसको और उसमें रिफॉर्म लिए थे, तो एक लाइन में याद रखना है क्या ऐसी सेबी के नीचे संस्था है। अभी नेक्स्ट सेगमेंट इज कंपनी टाइप्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। कंपनी 3 जात की होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई तो उसने अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कहाँ से लिया था, ब्रिटेन के राजा या रानी ने उसको दिया था, तो उसे हम क्या कहेंगे, चार्टर्ड कंपनी। ब्रिटेन के राजा रानी ने उसको अधिकार दिया था कि तुम जाके ईस्ट इंडिया में ट्रेड करो। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब सरकार ने अलग अलग कानून से बनाई हो, RBI एक्ट से बनी, LIC एक्ट से बनी, SBI एक्ट से बनी, तो ये सब स्टैट्यूटरी कंपनियां ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ऑफकोर्स RBI के पास अपने लीगल पावर भी रेगुलेशन के, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर भी है।
जस्ट लाइक सलमान खान किसी का भाई किसी की जाने तो ऑप्शन में डिपेंड करता है कि क्या लिखा है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोले तो भी सही है, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर बोले तो भी सही है, यस। और इज रजिस्टर्ड कंपनी। मैं कहूँ ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का अलग कानून नहीं है, भले वो सरकारी कंपनी है पर वो रजिस्टर है कंपनी एक्ट में। उसी तरह रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, उनके अलग कानून नहीं, वो सारे एक ही कानून में रजिस्टर्ड है, दैट इज कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट पहले 1956 में बना था, फिर सुधार के 2013 में नया बना। तो दीज आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज। तो कंपनी के तीन जाते हैं, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या? बच्चा पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट आप निकालते हैं, तो आपको कंपनी पैदा करनी है तो आपने रजिस्टर कराना पड़ता है। तीन तरीके हो सकते हैं, राजा रानी से रजिस्टर करा लो, कानून अलग बना दो, या कंपनी में रजिस्टर करो। तो दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग योर कंपनी इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद आपका बच्चा भारत का सिटीजन हो गया, तो कंपनी क्या हुई? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गई। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनी अपने नाम पे साइन कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे गाड़ी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे बैंक लोन ले सकती है, अपने ऑफिस खरीद सकती है। ऑफकोर्स उसका फाइनेंशियल ऑफिसर साइन करेगा, पर कंपनी समझो एक अलग व्यक्ति है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी बोला कि कंपनी दावा भी ठोक सकती है, बदनक्षी का, क्रिमिनल डेफमेशन, कि तुमने हमारी कंपनी को बदनाम किया, हमारा नुकसान हुआ, तो हाँ वो सब कर सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब ऐसी कंपनियों के प्रकार, पहले सिंपल सवाल आप पूछो इन सबको कि भाई क्या तुम्हारी कंपनी में सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है? मुकेश अंबानी के नहीं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर कंपनी? भारत सरकार, वो एनजीसी के हाँ, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। आगे अगर हम कहें टाटा सन्स, तो वो असल में कुछ नहीं करता, उसके नीचे बहुत सारी कंपनियां वो सब प्रोडक्शन करती है, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा सन, टाटा स्काई वगैरह वगैरह, टाटा मोटर्स, टाटा ऑटो, जो भी। तो ऊपर जो बाप है वो क्या है? होल्डिंग कंपनी। नीचे जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। मतलब ये सब्सिडियरी कंपनी को पूछो तुम्हारा कौन है मेजोरिटी शेयर होल्डर या जो तुम्हें चलाता है, तो कहेंगे हमारी होल्डिंग कंपनी हमारे ऊपर है। ऐसा सरकारी कंपनियों में भी हो सकता है कि जैसे उत्तर गुजरात वीज कंपनी, बिजली की सरकारी कंपनी, दक्षिण गुजरात की कंपनी, मध्य और पश्चिम गुजरात की, तो चार कंपनियां बिजली की। इनको भी तुम्हारा मालिक कौन? तो कहेगा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो नीचे बच्चे हैं वो सब्सिडियरी कंपनी, ऊपर जो बाप है वो क्या है? होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है। तीसरा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या? ये सब अलग अलग लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा देके जो बनाया वो सब है जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो सब में। तो सभी कंपनी असल में जॉइंट स्टॉक कंपनी है, क्योंकि समझो शेयर होल्डर मुकेश अंबानी ने 90 दिए, आपने 10 रुपए दिए, 100 रुपए की कंपनी बनी। फिर इन्होंने वोटर्स ने इलेक्शन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने, उसमें फिर चेयरमैन एमडी सब बने, वो कंपनी चलाएंगे, प्रॉफिट होगा उसमें से आपको डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ आप सोचिए, आपने शेयर कैपिटल दिया 100 रुपए, ये लोग फोन बना रहा है जियो फोन 1500 का, मान लीजिए उसका बनाने का भी खर्चा मान लो 1000 रुपया आ रहा है, आपने तो 100 दिए तो 1000 का फोन कैसे बना रहा है? रॉ मटेरियल का खर्चा, स्टाफ का खर्चा कहाँ से ला रहा है? तो इसलिए तो मैंने आपको बोला ना, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर से 100 रुपए लिए, बाकी 900 करोड़ जो उठाने हैं तो वो तो बैंकों से लोन लेगा, बॉन्ड इशू करेगा, ये सब कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे अलग लोन ले सकता है। तो ये हुई जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके फिर प्रकार हो गए, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, को आगे समझते हैं। ये जो भी कंपनियां समझो उनकी लायबिलिटी, उनके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, समझते हैं। मुकेश अंबानी ने 90 रुपये दिए, आपने 10 रुपये दिए, आप दोनों शेयर होल्डर है, 100 रुपये के कैपिटल से कंपनी शुरू की, फिर 100 करोड़ का आपने बैंक से लोन लिया और आप ये जियो फोन बना रहे। अब जो जियो फोन किसी ने खरीदा, बैटरी मान लो उसके हाथ में ब्लास्ट हो गई, उसका हाथ को इंजरी हो गया, कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर देती है कि रिलायंस जियो ने इस विक्टिम को 10,000 रुपये देने होंगे। तो ये 10,000 किसको देने हैं? आपको देने हैं। नहीं, आपने तो 10 रुपये दिए ना, आपकी लायबिलिटी खत्म, उसके बाद वो तो गए किसी को सैलरी में मिल गए होंगे और कहीं आपको ट्रेस नहीं करना मेरे 10 का क्या हुआ। नहीं तो मुकेश अंबानी देना होगा, उसकी कंपनी ने उसको भी नहीं देना है, क्योंकि कंपनी तीसरी व्यक्ति है ना, कंपनी इज थर्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जब अगर कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये मुआवजा दो, तो वो कंपनी ने देना है, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो वो 10,000 रुपये रिलायंस जियो लाके उसको देगा विक्टिम को। अगर रिलायंस के पास नहीं है तो क्या करेगा? वो मार्केट में नया बॉन्ड इशू करेगा, बैंक लोन जारी करेगा, नहीं तो अपना कोई एसेट, अपना प्रॉपर्टी बेचेगा और वो पैसा देगा। यहाँ आप समझिए, आपको अपना पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है उसे, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड थी जो खत्म हो गई, जैसे आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा। मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ या मदर के गहने बेच के इसको नहीं सेटल करना है, क्योंकि वो अलग आदमी है, रिलायंस एज कंपनी अलग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसलिए कहा जाता है जो शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? आपने जितना पैसा दिया उतना ही, उसके बियॉन्ड कुछ नया नहीं है। अब इधर से एक प्रश्न आया, 5 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं इसमें, आप इस पर सोचिए, उसके बाद आगे कहानी जारी रहेगी। टेन मोर मिनट्स।
हाँ तो मित्रों, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, इसने उसके फीचर पूछे, तो आपको क्या लगता है क्या फीचर है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। प्रांजल, कुशाल, निखिल, सोनिया, आशुतोष, अनु, लोकेश, रविंद्र, रौनक कुमार, मिहिर, गर्व, सूरज, कमल, मुस्कान, अभिषेक, अमित, आनंद, अर्जुन, नेहा, गौरव, यश, रोहित, सरगम, राज प्रताप, ईशा, दिव्यांश, विशाल, आस्था, मुक्ता, रूही, सचिन, तरनजीत, मारियुष, अयाज, फिर अमल, ऋचा, नेहा, अमर, रजनीश, मेघा, खुशबू, सोहन, सौम्या, विकास, करेक्ट आंसर। देखिए लीगल एग्जिस्टेंस तो हुआ ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के रूप में रजिस्टर हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। चौथा क्या कहता है? कलेक्टिव ओनरशिप है, बराबर। शेयर होल्डर से वोटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बनाते हैं, 4 इज करेक्ट। तो एक और 4 काम पर है, ओनली इन द डी ऑप्शन, सो द आंसर इज डी। अब कुछ लोग इसमें वकील बन जाते हैं। वो वकील कैसे बनते हैं कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कहाँ है, लोकतांत्रिक नहीं है। मुकेश अंबानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उसी की चलेगी। उसने अपने बेटे अनंत अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, 10 करोड़ का उसका साल का सैलरी कर दिया। वो जब घूमने जाएगा तो उसके और उसकी बीवी और उसके सारे नौकर चाकर सबका खर्चा कंपनी उठाएगी। भाई तो ये तो ऐसी बात हुई कि बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के हिसाब से काम होगा, तो डेमोक्रेसी नहीं है ऐसा बोलेंगे। वो तो जो भी रूलिंग पार्टी उसके हिसाब से काम होता है ना, इसका मतलब ये थोड़ी अगर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? मेजोरिटी जो है जिसके पास उसके हिसाब से काम होता है। तो वो सब पॉलिटी मत घुसेड़ो इसमें, ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। असल में आप सोर्स मैपिंग करें तो पता चले कि एनसीईआरटी की जो बिजनेस स्टडीज की बुक है उसमें ये सब दिया है, उधर से उठा के पूछते हैं। इसमें भी एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, ये सीडीएस में कोरोना से पहले जो भी प्रोफेसर होंगे उधर ही ऐसा ज्यादा पूछते थे। आजकल क्या सीडीएस ये भी अलग दिशा में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट और सरकारी योजना के आसपास ही लगे रहते हैं, तो मतलब प्रोफेसर बदल गया है। लेकिन फिर वो शिफ्ट होकर उसको बोले तुम आईएएस का पेपर सेट कर, या फिर वो सब क्वेश्चन जो बफर में पड़े होंगे वो धीरे धीरे आईएएस में पूछना शुरू किया। तो कोरोना के बाद 1-2 साल उसमें एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी टाइप का ज्यादा पूछा। हालांकि अभी 25 का पेपर देखे तो ये वापस उन्होंने लगभग नहीं पूछा। आप कहते स्किप कर देते हैं भाई, तो स्किप करना दैट इज काम चोरी और उसी से बर्बादी होती है। कल सुबह एग्जाम हो और आज मुझे क्या पढ़ना है तो क्या अलग बात है। आपकी एग्जाम 1 साल बाद है, यू शुड नॉट बी टेकिंग शॉर्टकट्स, जो भी है सब पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जो भी समझा हमने वो सब जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। अब उसके 2 प्रकार होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। यहाँ पर गौर करें कि पब्लिक सेक्टर नहीं लिखा है, सेक्टर मतलब क्या, सरकारी वाली कंपनियां, सरकारी की बात नहीं करिए, अलग बात हो रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी है कि जो 2 से लेकर मैक्सिमम 200 लोग से अपना शेयर होल्डिंग का पैसा बना के खड़ी हो सकती है। उससे ज्यादा लोगों से वो कैपिटल मोबिलाइज नहीं कर सकती। इच्छा हो जाए उसे कि हमें 10,000 लोगों को अपना शेयर इशू करना है, आईपीओ लाना है, तो फिर रजिस्ट्रेशन चेंज करना, अगर वो अपने को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाए, जैसे रिलायंस है, टीसीएस या अदानी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कि उसमें 7 से लेकर बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हो, तो डिपेंड करता है कितने शेयर उसने जारी किए और कितने लोगों ने शेयर खरीदे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सब टाइप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे अनअकैडमी, उसमें 2 से लेकर 200 उसके इन्वेस्टर हो सकते हैं। ये आम जनता से, पब्लिक एट लार्ज को अपने शेयर या बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, उसके रजिस्ट्रेशन की लिमिटेशन है। उसकी इच्छा हो जाए कि हमें करना है तो रजिस्ट्रेशन चेंज करा दे और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए। आप कहते हैं सिर्फ 2 से लेकर 200 लोग हैं इसके पास अनअकैडमी के अंदर या बायजूस के अंदर, तो ये पैसा लाए कहां से? पैसा कहां से लाए? तो खुद का पैसा डाला होगा, फ्रेंड्स रिलेटिव को इन्वेस्टर बनाया होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट, सीधा ही मान लो टाटा किसी को ऑफर किया हो, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, वहां से वो पैसा लाते हैं। तो ये सब करके मान लो उन्होंने उठाया $1 बिलियन, फिर उनको कि नहीं हमें अभी दूसरा $1 बिलियन भी उठाना है, तो क्या करेंगे? तब जाके वो रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी, वो तो मार्केट में अपने शेयर बॉन्ड सब जारी कर सकता है और फिर वहां से आईपीओ निकालते हैं। तो कंपनियां के नीचे 2 जात की कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। अब भारत के अंदर मान लो 1 लाख कंपनियां होंगी, तो उसमें ज्यादातर कैसी होगी? प्राइवेट लिमिटेड, 90,000 ऐसी होगी। पब्लिक लिमिटेड मतलब जो, तो पब्लिक लिमिटेड बनने के लिए आपको बहुत सारी लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो उसमें हो सकता है सिर्फ 10,000 या 5,000 कंपनियां। तो मेजॉरिटी कंपनीज इन इंडिया आर प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड थी, तब उसके 4-5 इन्वेस्टर थे, Naukri.com, जैक मा मतलब अलीबाबा, चाइना वाला, टाइगर ग्लोबल और बाकी जो लोग होंगे। फिर इनके पास मान लो कि $500 मिलियन थे इन्वेस्टमेंट में, इनको इच्छा इनको और चाहिए पैसा, तो उन्होंने कर दिया जोमेटो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उस वक्त क्या होगा? आम जनता को एक्स्ट्रा शेयर बेचेंगे, फिर जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जैक मा वगैरह, वो अपने शेयर भी बेच देंगे, तो वो निकल लेंगे और नए लोग आएंगे। अब जैक मा ने शुरू में $100 डाले, आपको वो शेयर बेचेगा $200 का, मतलब रूपी करेंसी में जो भी $150 का बेचेगा। तो इस प्रकार से पुराने इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट कमा के आईपीओ में से एग्जिट कर लेंगे। बेसिक आइडिया होने से बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है। अब खींची मत करना, हमने जो सीखा भी क्या, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि आप जनता से शेयर और बॉन्ड इशू करके कैपिटल मोबिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर शब्दों का अलग मतलब है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? सरकार के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या? सरकार के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं है। पब्लिक लिमिटेड वो अलग चीज है कि आम जनता से शेयर में पैसा उठा सकते हैं कि नहीं। पब्लिक सेक्टर अलग चीज है कि भारत सरकार आपकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है कि नहीं। फिर वापस आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड आम जनता से शेयर नहीं मोबिलाइज कर सकते, पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं। अब ऐसी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वो भी 2 जात की हो सकती है। एक जिनके शेयर आप सेकेंडरी मार्केट में बीएसई एनएसई में दिखते हैं, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। तो यस देयर कैन बी लिस्टेड कंपनी लाइक इन्फोसिस, टाटा, ओएनजीसी भी हो सकता है, क्योंकि ओएनजीसी के भी शेयर बिकते हैं, बीएसई एनएसई में लिस्टेड है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी सम अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। फॉर एग्जांपल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वैसा कि सरकार ने बनाया ऐसा है कि उसका आईपीओ अभी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन निकाला नहीं है, तो उसके शेयर आगे आए नहीं है, तो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या हुआ? इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी। यस, इंडिया पोस्ट पेमेंट को आप पब्लिक सेक्टर कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी तो है, 100% मालिक उसकी सरकारी है। तो अलग अलग उसके विशेषण हो सकते हैं, किसी का भाई किसी की जान जैसी बात है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहा, इसलिए मैंने सीधा एक माइंड मैप या ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में दिया है। टाइप ऑफ कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है सरकार, पब्लिक सेक्टर नहीं तो प्राइवेट सेक्टर। फिर आम जनता से तुम शेयर में पैसा मांग सकते हो, अनअकैडमी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड है, बाकी बोले मांग सकते हो, पब्लिक लिमिटेड है। अब क्या तुम्हारे शेयर बीएसई एनएसई में बिक रहे हैं तो तुम लिस्टेड कंपनी हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है नहीं तो वो अनलिस्टेड है। बात में कुछ दम है नहीं, आएगी 20 सेकंड ग्राफ ऑब्जर्व करें। इधर अच्छा ना दिखता तो हैंडआउट में जूम इन करके क्लास के बाद देखना। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां होती है कंपनी एक्ट में। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड का क्या 2 से लेकर 200 मेंबर हो सकते हैं। 1 पर्सन क्या, अकेला एक आदमी, 1 मैन आर्मी में अपनी कंपनी बना लो। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी,
ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट कमाएंगी लेकिन उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगी, वो वापस वापस अपना प्रॉफिट बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करेंगी। जैसे पिलर 1A1 में ये यूपीआई का सब काम देखने वाली एनपीसीआई कंपनी देख लो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। जीएसटी का काम करने वाली जीएसटीएन कंपनी सेकंड पिलर में देखेंगे, वो भी ऐसी कंपनी है। इनको कुछ टैक्स में छोटी मोटी सुविधा रहती है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कितना 3-3 महीने पे रिपोर्ट भेजना है, 2-2 साल में भेजना है, उसमें थोड़ी सुविधा रहती है, रिलैक्सेशन रहता है। वो क्या, क्योंकि ऐसे वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं पड़ेंगे। फिर होती है डॉर्मेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी से नाम रजिस्टर करा दूं मृणाल लिमिटेड, भले मैं धंधा कुछ ना करता हूँ, ताकि बाद में वो कोई मेरा नाम नहीं ले ले। तो ऐसे लिए जो अभी जो मैंने किया जो असल में कोई प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, ऐसी कंपनी रजिस्टर हुई क्या, डॉर्मेंट कंपनी। कुछ बार ये होगा कि जैसे गूगल है, अब गूगल का जेमिनी एआई है, तो उसके जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके वास्ते एक नया कंपनी बना देगा, जेमिनी कंपनी, ताकि गूगल को मान लो बाद में ये चीज माइक्रोसॉफ्ट को बेचनी हो तो गूगल पूरा कंपनी तो नहीं बेच सकता, तो क्या करने वो हमारी जो दूसरी कंपनी है उसको तुम बेच रहे हो तो तुम्हारे पास सब आ गया। तो ऐसे वास्ते भी ऐसी डॉर्मेंट कंपनी बनाई जाती है जो असल में कुछ काम नहीं कर रही है, उसको बस तीसरे को बेचने का है। खैर ये सब के अंदर बहुत दिमाग नहीं खर्च करना, देयर कैन बी डॉर्मेंट कंपनीज आल्सो, कंपनी एक्ट में ये सब अलाउड है। वापस आते हैं मेन जो कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। ऐसी कंपनी बनाने का नुकसान या चैलेंज क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, फिर उसके हिसाब से सब ऑडिटिंग अकाउंटिंग के नॉर्म्स होंगे, तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, वो साल के आपके 30-40 हज़ार रुपये या हर महीने के 30-40 हज़ार रुपये अलग से लेगा इसका बनाने का। आपको टैक्स भरना है, उसके अलग अलग रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे। आपको ये कंपनी बंद करनी है तो ये कोई यूट्यूब या फेसबुक अकाउंट नहीं है कि डिलीट कर दो। जब आप कोई कंपनी रजिस्टर करने के बाद बंद करनी है तो एनओसी लाने पड़ते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि मैंने अपने सारे स्टाफ का जो सैलरी है उसका टीडीएस काटा था, ईपीएफओ विभाग से कि मैंने अपने सारे स्टाफ मेंबर की सैलरी में से पैसा कट के ये पेंशन प्रोविडेंट का जमा किया है, उसमें आपके 2 साल लग जाते हैं। तो इस कारण से ये कंपनियां रजिस्टर करना सब लोग के बस की बात नहीं है। सफेद हाथी पालने जैसा इसका खर्चा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होता है। तो कुछ लोग कहते हैं फिर भी हमको छोटा मोटा होटल रेस्टोरेंट तो खोलना है और अकेले से मैं खोल सकूं, इतना मेरे पास कैपिटल नहीं है, मुझे 2-3 पार्टनर तो लाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास इतना भी सब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दूं। नो प्रॉब्लम, तीसरे जात का बना सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। पार्टनरशिप का मतलब क्या, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर बनाए ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो सकती है, वो तीसरा कानून है। लेकिन यहाँ तकलीफ होगी, जो आपने पार्टनरशिप में होटल खोला और पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर किया, देन यू आर जॉइंटली लायबल विद ऑल अदर पार्टीज फॉर ऑल द लॉसेस एंड रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजंस। वैसा कि मान लीजिए आपने होटल खोला, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया, कंज्यूमर कोर्ट ने कहा 10,000 रुपये उसको दो, तो अभी अगर आप 50-50 पार्टनर हैं तो यहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते जियो जैसा कि मैंने तो बस 10 रुपये दिए थे और ये तो बैंक का लोन नहीं, वो आपने और आपके जो भी पार्टनर है उन्होंने मिलकर ये सब भरपाई करनी होगी। आपको मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा जटिल है, ये तो सिर्फ सिंपल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कि जिसके सीट में अपन कि उसको अपने मदर या वाइफ की ज्वेलरी बेच के वो 10,000 रुपये निकालने पड़े, क्योंकि यहाँ वो नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड जैसे उसको फायदे नहीं मिलेंगे। तो एक तरफ हम कहीं अदानी रिलायंस जैसी कंपनी में रजिस्टर है, तो इनको तो मौज आ गई, इंडिविजुअल पार्टनर की लायबिलिटी सीमित है कि मुकेश अंबानी का मैंने 90 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा उससे और ऊपर है नहीं, 10,000 का किसी को भरना है कॉम्पेंसेशन, तो रिलायंस कंपनी अलग एंटिटी है, वो जाके बैंक से लोन लेके भरेगी, तो हैप्पी इमोजी। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप में आपने रेस्टोरेंट खोला, देन यू आर मोर लायबल फॉर एवरीथिंग, आपका सैड इमोजी है। ऑन द अदर हैंड मुकेश अंबानी को पूछा जाए भाई मजा आ रहा है रिलायंस चलाने का, वो कहिए रजिस्ट्रेशन पेपर वर्क कितना चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, तो ये सब की मगजमारी मुझे ज्यादा है। पार्टनरशिप फॉर्म में वो सब कम है कि आपको नहीं जम रहा है होटल बंद कर दो तो उसका कोई इतनी लंबी चौड़ी आपको एनओसी और ये सब करने में दिक्कत नहीं होगी। तो फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं, आपको एक हाथ में लड्डू मिलता है, दूसरे हाथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब कुछ लोग कहें मुझे दोनों साइड के मजे लेने हैं, तो क्या किया जाए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। एलएलपी ऐसा है फॉर एग्जांपल वाजीराम एंड रवि, तो दोनों साइड के मजे मिले कि इस साइड जैसा हो कि इंडिविजुअल पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो, कि मान लीजिए दो में मान लीजिए वाजीराम ये कहे कि मैं तो धंधा ये चलाता नहीं हूँ, तो फिर ये जो भी इस बिजनेस के प्रॉफिट लॉस या कुछ उसमें भगवान ने करे कुछ गड़बड़ हो गया तो उसकी लायबिलिटी वाजीराम की लिमिटेड रहेगी, ज्यादा रहेगी किसकी, रविंद्रन सर की जो एक्टिव पार्टनर होंगे, तो कंपनी एक्ट वाले मजे मिले। एट द सेम टाइम कि अगर हमको बंद करना है तो इतना सारा मगजमारी नहीं होगा जो कंपनी एक्ट में होता है, इजीली वी कैन वाइंड अप पार्टनरशिप फॉर्म जैसा मजा मिले। अब एक्जैक्टली वो काम कैसे करता है वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट होगा कि बीच में एक तीसरी जात की भी कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें दोनों साइड के थोड़े-थोड़े मजे दिए जाते हैं। हाइब्रिड कार जैसा है कि पेट्रोल से भी चलता है और सीएनजी या हाइड्रोजन से भी चलता है। इसके अलावा और भी मिलते जुलते शब्द, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सब बजट के साथ हम लोग समझेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के साथ। सेकंड पिलर एमएसएमई, वो पिलर 1 में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक क्या आएगा, गुरु शुक्र शनि रवि जो देखना है। स्टार्टअप उनके बारे में पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के साथ देखेंगे। अभी ये सब इधर डालूंगा तो ये अननेसेसरी विषय से भटक जाएगा, मेन तो अपना मुद्दा था सिर्फ शेयर मार्केट और कंपनी एक्ट। तो कंपनी के टाइप्स हमने समझ लिया अभी के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है कि देश को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना, सभी जो भी गरीब है वीकर सेक्शन है उनके राइट्स का सम्मान करना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। सिमिलरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि कंपनी को ढंग से चलाना, ताकि जितने स्टेक होल्डर है इनका कुछ ना कुछ इसमें स्टेक सहित है, कंपनी के शेयर होल्डर है, स्टाफ है, कस्टमर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कम्युनिटी, सीमेंट कंपनी है, बाजू में जितने लोग रहते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप कर रहे हैं, लीगल कंप्लायंस, टेक्निकल कंप्लायंस, मॉरल एथिकल कंप्लायंस, तो आप कहते हैं हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट है। ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेंस का मुद्दा है, तो मेंस का 28 से जो शुरू होगा तब धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रेजेंटली वी आर नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन व्हाट एक्जेक्टली इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो मेंस का मुद्दा है, मेंस का अलग लेक्चर में लूंगा विदाउट एक्स्ट्रा फीस। अभी ई कॉमर्स कंपनियां कितनी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और भी अपन समझो दो तो हैं। तो जब हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचना है, शेयर बाजार है, तो असल में दो बड़े शेयर बाजार क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या चाहता है कि हम बीएसई से अच्छे हैं, हम आलतू-फालतू कंपनियों को यहाँ नहीं आने देते। मान लो अमेज़न ऐसा करके फ्लिपकार्ट में मैं अभी देख रहा था, वो कौन एक बड़ा ऑथर है, युval नोआ हरारी या कुछ उसका नाम है, नेक्सस और होमो सेपियन बुक उसने लिखी। अब उस बुक का प्राइस मान लो होना चाहिए 300 रुपये, वो फ्लिपकार्ट पे मिले मतलब 193 रुपये वगैरह। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा उस पे जाँच किया तो असल में फेक बेच रहा है, जेरॉक्स करके या ऐसा फेक, जेरॉक्स भी नहीं, मतलब आपको असली जैसा ही लगे जो डुप्लीकेट नहीं, प्यूमा का स्टिकर चिपका के ऐसा वो कर रहा है। तो ऑथेंटिक बुक अमेज़न पे मिलते हैं, अमेज़न वाला क्या करता होगा कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले हम चेक करते हैं वगैरह वगैरह। नाउ सिमिलरली एमएससी ने कहा कि हम कोई भी एरी-गैरी कंपनी को अपने मार्केट में बेचने नहीं देंगे। वी वांट द कंपनीज लिस्टेड इन आवर प्लेटफॉर्म टू हैव बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि वो टेक्निकल एथिकल सब उसका लीगल कंप्लायंस बेस्ट होना चाहिए। तो एनएससी ने ऐसी प्राइम गाइडलाइन इशू की, एनएससी प्राइम गाइडलाइन, ये मुझे नहीं पता था। फिर ईपीएफओ ने पूछा मेरे ख्याल से 2023 या कभी, तो आप जानते हैं मेरा तरीका, पूछा तो फिर हम पढ़ लेते हैं। तो ये एनएससी प्राइम गाइडलाइंस। अभी ऐसी मिलती-जुलती एक और चीज़ देखिए, लिस्टेड कंपनी मैंने आपको सिखाया क्या है कि जिनके शेयर से बीएसई एनएससी वगैरह पे लिस्टेड आप खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, एयरटेल, विप्रो, वोडाफोन, टीसीएस। अब इन सभी कंपनियों पे जिम्मेदारी है कि वो अपना
फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, कैपिटल टर्नओवर, प्रॉफिट लॉस, ये सब दे। अपने शेयर होल्डर को तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ सरकार को भी देना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। क्यों? कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया तो जिम्मेदारी है। सेबी को भी देना पड़ेगा, यस, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, सेबी वुड लाइक टू नो। एडिशनली सेबी भी ऐसा सब लेके आए एनएससी प्राइम जैसा कि देखो तुम अपने एम्प्लॉय की वेलबींग रखते हो कि नहीं, टॉक्सिक कल्चर तो नहीं है, पर्यावरण की सुरक्षा करते हो कि नहीं, ह्यूमन राइट का सम्मान करते हो कि नहीं, ऐसा सब तुम हमको रिपोर्ट दो। तो इसमें तो रुपये डॉलर में तो आप लिख नहीं सकते, ये तो सब हवा में बोलने की चीज़ बातें लिखी होंगी इसमें। तो ऐसे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको कहा जाए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, BRSR रिपोर्ट देना होगा। अभी 2025 प्रीलिम में प्रश्न पूछा, जवाब तो मैंने सीधा टिक किया, गिव यू 30 सेकंड इसको दिमाग में उतारो। देखिए ये जो चीजें पूछी मैंने एक्जैक्टली नहीं पढ़ी थी, क्योंकि सेबी और भी 25 चीज मांगता हुआ इतना बारीक हम पढ़ते नहीं, बट स्टिल आई वुड एक्सपेक्ट कि जो विद्यार्थी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो 50-50 तो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स पे फोकस करें। आरबीआई मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट दिस रिपोर्ट। आरबीआई बोलेगा तो बैंक एनबीएफसी को बोल सकते हैं, हवे में वो टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल को भी बोलेगा कि तुम ये करो, वो उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। कम से कम इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्यक्ति को इकोनॉमी पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो अपने आप ये नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। सो नाउ वी आर 50-50, या तो बी होगा नहीं तो डी होगा। अभी सेकंड स्टेटमेंट आप देखें, फिर आप उसमें लगाओ कि अच्छा बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी क्या है, सब ऐसी बातें उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, 0 1 ऐसा कुछ। तो दे आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, या प्रॉफिट लॉस जैसा बोल नहीं सकते, हमने पर्यावरण को इतना बचा तो इसमें ये हुआ, तो ये सीट मेक सेंस किया, ये करेक्ट होना चाहिए, और फिर तो नेट पे सर्च करो तो करेक्ट है। तो द आंसर इज बी, 2 ओनली। तो क्या इसको टिक करना चाहिए? जवाब है हाँ, मतलब रिस्क लेके पहले आपने 50-50 किया, फिर थोड़ा और रिस्क लेंगे कि भाई ये ठीक लग रहा है मुझे, सो आई विल टिक बी। पूरी इकोनॉमी में सारे क्वेश्चन में मैं ऐसे रिस्क और जो नहीं खेलूंगा, और ये ऐसा चीज है कि आप अगर ठीक से पढ़ के रिवाइज करके गए हैं, थोड़ी इधर उधर की समझ है, न्यूज़पेपर कॉलम वगैरह पढ़ते हैं, देन दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू शुड पुश योर लक, लगाना चाहिए। तो होगा ऐसे कि मान लो इकोनॉमी के नाम पे 15 to 80 क्वेश्चन है, इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम, इसमें 8 से 10 तो ऐसे होंगे कि आप पक्के वर्ड बाय वर्ड टिक कर सकते हैं, इतना तो पढ़ के हम जाते हैं। और मेरी कोई मेहरबानी नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है, अपना क्या कि जितने किताबों से पढ़ना था पढ़ लिया, और ये यूपीएससी के साल से जितना नया पूछा है, 1000 ऐसे नए फैक्ट्स भी डाल दिए, तो 8-10 तो वर्ड बाय वर्ड सॉल्व होते हैं। उसके बाद ये ऐसा होगा, ये 11वां क्वेश्चन है, तो हियर यू विल हैव टू टेक समथिंग एंड टेक रिस्क। चलो 12वां ऐसा क्वेश्चन मिले, टेक रिस्क। फिर 13, 14, 15 उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां वो इतना अतरंगी होगा कि वो अपने पास उसके आगे पीछे सिर पैर की एलिमिनेशन टेक्निक नहीं होगी। ठीक है, तो सब विदाउट बिकमिंग इमोशनल ये होना चाहिए अपने में। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंपनी एक्ट है, उसमें बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर कंपनीज एक्ट, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में झगड़ा हो जाता है। रतन टाटा ने कहा कि मेरे बच्चे हैं नहीं, मेरा उत्तराधिकारी होगा साइरस मिस्त्री, फिर इसको चेयरमैन बनाया, फिर कुछ दिन बाद उसको अफसोस हो गया तो इसको हटा दो। तो इन दोनों का झगड़ा हुआ, तो वो कहाँ जाएंगे? नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। उसी तरह ये जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम है, उसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट की भी ज्यादातर सुनवाई किधर होती है? कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। सेकंड, ये सब कंपनियों ने अपना सब ऑडिटेड अकाउंट्स भेजने हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सरकार को नोटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे सब रूल्स बनाने के लिए एक और संस्था है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए, इनका और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग से आईसीआई संस्था है, दोनों का 36 का आंकड़ा है। क्योंकि आईसीआई क्या बोलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ हम रेगुलेट कर सकते हैं, ये बोलते नहीं उसका लाइसेंस हम भी कैंसिल कर सकते हैं अगर वो अनएथिकल काम कर रहा है। तो दैट इज एनएफआरए। तीसरा देखिए, कुछ क्राइम होते हैं व्हाइट कॉलर, मतलब उसमें किसी का मर्डर नहीं किया, अपन फाइनेंशियल फ्रॉड से सब वो करके गया, जैसे यस बैंक या ये ऐसे जो केस हो रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग संस्था एसएफआईयू, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो वो भी इस कंपनी के तहत बनाई है। चौथा, कि दीनानाथ चौहान मर जाए और ऋतिक रोशन नॉमिनी मिले नहीं, तो सारा पैसा किसको जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो ऐसे जो भी अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जिसको लेने वाला कोई बचा नहीं, रेसिपिएंट मर गया है, गायब है, या भगवान ने करे इंडिया क्रैश में पूरी फैमिली खत्म हो गई, उसके नॉमिनी भी खत्म हो गए, तो सारा अनक्लेम्ड पैसा किसको जाएगा? इस फंड में डाला जाएगा और वहां से इन्वेस्टर एजुकेशन में यूज करेंगे। इसके आगे भी और भी कहानी वो हैंडआउट में आप देख लेना। हाँ, तो आईपीएफ क्या था? ये दीनानाथ चौहान मर गया, अपन ये है नहीं या वो भी भाग गया है, तो सारा अनक्लेम पैसा जो है शेयर्स और बॉन्ड का, बैंक डिपॉजिट का नहीं, बैंक डिपॉजिट का अलग था, वो मिक्सअप मत करना। शेयर बॉन्ड का जो पैसा है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। अब वहाँ आगे चल के विजय की मेमोरी वापस आ जाए कि मुझे ये पैसा लेना है, तो उसके लिए एक आईटी पोर्टल अलग बनेगा, जो भी बना नहीं। आरबीआई का डिपॉजिट का अलग है, फिक्र मत करना, ये नया है, ये कभी बनेगा, ऐसा बजट में बोला है। जिस दिन बनेगा तो हम छाती नहीं पीटेंगे, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में एक पेज का आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक लाइन का मुद्दा है ना, इधर एक लाइन में क्या पोर्टल का नाम है, तो देख लेंगे। आगे बढ़ो। कंपनी को जो रजिस्टर करना है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को बहुत सारा डेटा आपको देना पड़ता है, तो उसके लिए सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा, उसका कुछ अपडेट तो लोड लेना है नहीं। ये जो सारे फॉर्म भरने हैं तो समझो एमसीए 21 फॉर्म, या इसके साथ जुड़ा एक और है स्पाइस फॉर्म, तो ये सब किसके साथ जुड़ा है? कंपनी एक्ट और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़े चीजें हैं। मान लीजिए भारत में कोई पेट्रोलियम बेचने का पंप या रिफाइनरी बचे नहीं, केवल रिलायंस बचे, तो हम क्या कहेंगे? मोनोपोली। तो सीआरडी मोजी हो जाएगा, क्योंकि वो फिर प्राइस डिसाइड करेगा, 200 रुपये का पेट्रोल बेचूंगा, आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कार्टेल कब होता है? कि एयरटेल जियो वोडाफोन तीनों मिल जाए कि 300 रुपये से सस्ता प्लान नहीं बेचेंगे, भले हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 50 रुपये हो, फिर कार्टेलाइजेशन है। उसी तरह अल्ट्राटेक्स हम और बाकी जो सीमेंट कंपनी पे आरोप लगता है, ये लोग भी प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं आपस में, सप्लाई को ये लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि उसका सीमेंट बहुत महंगा मिले। तो ऐसे कार्टेल के खिलाफ कौन बचाएगा? ओरिजिनली एक था कुछ एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, लेकिन उसमें वो किसी का कुछ उखाड़ नहीं सके, तो सरकार ने वो कानून बंद कर दिया। फिर नया बना कॉम्पिटिशन एक्ट, उसके तहत एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। हाँ, तो ये भी है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे लोग काम करते हैं। तो ईयरबुक इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और उसके नीचे क्या क्या संस्था, यूपीएससी कुछ बार पूछता है, तो अपने को अंदाजा होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नीचे क्या आता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनकी जो खुद की रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे आईसीआई वगैरह, तो किसके नीचे? कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे। कंपनी का काम ये देखते हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम देखते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का काम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एक्ट भी ये लोग देखते हैं। फिर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब कंपनी तो रजिस्टर की प्रॉफिट के लिए, आप कहने मुझे डांस ड्रामा साइंटिफिक रिसर्च चैरिटेबल सोसाइटी ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट खोलना है, तो उसका भी जो रजिस्ट्रेशन है ये लोग देखते हैं। ई गवर्नेंस के लिए इनके कुछ फॉर्म या पोर्टल एमसीए 21 एंड स्पाइस, वो एक लाइन में याद रखना है कि वो इसके साथ जुड़ा वर्ड एसोसिएशन है। अब ये जो कंपनी एक्ट है ऐसा बोलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जस्ट मिनट में खिड़की दरवाजा बंद करके
कुछ लोग ऐसे हैं इधर पड़ोसी बहुत शोरगुल करते हैं, तो तुम पहले से खिड़की दरवाजे बंद क्यों नहीं करते हो? फिर मुझे गर्मी लगेगी क्योंकि ये एसी नहीं रखता मैं। एनीवेज, तो कंपनी की मैं बात कर रहा था। अभी कंपनी ये कहता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, तो जो भी 100 रुपये का एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल हर साल आप कमा रहे हैं, तो उसमें से 2 करोड़ समाज सेवा में लगाने। एजुकेशन स्कूल खोल दिया, एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक टॉयलेट या कुछ खोल दिया, टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया, ये सब आपको समाज सेवा करनी होगी। कितनी? प्रॉफिट का 2%। अभी हर एक कंपनी को नहीं लगती, ये बड़ी कंपनियों को ही लगती है। बड़ी कंपनी का क्या मतलब है कि जिसका नेट प्रॉफिट 50 मिलियन रुपीज है, नेटवर्थ 5 बिलियन रुपीज है, टर्नओवर 10 बिलियन रुपये, ये सब याद नहीं रखना है। ये वर्ड का क्या मतलब है इतना भी बीकॉम हमको याद नहीं रखना है। सफिशिएंट टू नो कि बिग कंपनीज टाटा, अदानी, अंबानी को ये लगता है एवरेज प्रॉफिट का 2% आप समाज सेवा में यूज करें। कॉर्पोरेट अफेयर्स ये सब देखती है, अच्छा काम करने वाली कंपनी को अवार्ड भी देती है। अब आप समझिए जो समाज सेवा तो कैसे होनी चाहिए कि टाटा कंपनी के प्रॉफिट का 2% उससे वो कैंसर हॉस्पिटल खोले, तो हम कहेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, करेक्ट। अब मान लीजिए टाटा अपने एम्प्लॉइज को कोई प्राइवेट जिम का मेंबरशिप कूपन दे दे, तो आप क्या कहेंगे? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं। सीधी सी बात है, तो खुद के एम्प्लॉय ने इसका जो भी कल्याण किया वो समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा मतलब कंपनी के बाहर वाले लोगों का कल्याण करो तो समाज सेवा है। ये तो लॉजिकल बात है, बुक में नहीं दिया हो तो भी आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रूल्स कुछ तो होंगे कि अपने एम्प्लॉय या स्टाफ पे खर्चा किया वो नहीं गिनेंगे इसमें। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, यू 40 सेकंड फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। शुभम, नितिन, कौशिन, कृष्णा, सौरव, गार्गी, सुश्रुत, स्वाति, सृष्टि, संचार, रोहित, रजनीश, अनुष्का, जतिन, शांतनु, स्मृति, अमित, अवनी, प्रीति, सरगम, गौरव, रजत, राजप्रताप, ब्रिजेश, अंकिता, अग्रवाल, तरनजीत, एस कुमार, मुस्कान, मुक्ता, रूही, सानिया, ईशा, रोशनी, उज्जवल, हर्ष, अमर, ऋचा, अमर, मेघा, सोहन, खुशबू, रोशन, विकास, आदित्य, राज, साक्षी, नदस। करेक्ट आंसर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, पहला तो अभी हमने समझा ना कि हम बराबर है कि खुद के स्टाफ पे आप खर्चा करोगे तो वो सब समाज सेवा नहीं है, इट विल नॉट बी काउंटेड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोलता है कि सीएसआर में कोई मिनिमम स्पेंडिंग नहीं लिखा है, तो मिनिमम स्पेंडिंग तो लिखा है ना कि मिनिमम 2% ऑफ योर प्रॉफिट मस्ट बी यूज्ड फॉर दिस। तो क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आपकी श्रद्धा का विषय है, आपको करना है तो करना है, ऐसा तो है नहीं मिनिमम लिखा हुआ है 2% प्रॉफिट। तो ये सेकंड गलत है। तो जवाब क्या है? ए, ओनली वन करेक्ट। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं लोग क्या करते हैं, लोग वकील बन जाते हैं। तो वकील ऐसे बन गए कि उनका ये कहना था कि सेकंड करेक्ट है, इसलिए क्योंकि सीएसआर रूल में ऐसा नहीं बोला कि मिनिमम 5,000 खर्च करने हैं, 25,000 खर्च करने हैं, इसलिए बात तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसलिए जवाब होना चाहिए सी। ऐसा हो गए। जबकि ये जब प्राइवेट कोचिंग वाले आंसर की बने तब भी मैं कायम था कि नहीं ये गलत है, क्योंकि वो बेसिक पूछ रहा है 2% है, तो इसलिए गलत है, इसलिए जवाब होना चाहिए ए। तो अर्धे कोचिंग वाले बोल रहे थे, आधे सी बोल रहे थे, तो सत्य की जीत हुई कि ऑफिशियल आंसर की बोलती है ए, ओनली वन करेक्ट। तो इसे क्या जीवन बोध है कि इकोनॉमी के सवाल आप पढ़ने बैठे तो वकील की तरह नहीं बनना है, इसमें मैं नुक्स कैसे निकालूं, किसको एलिमिनेट जबरदस्ती का मैं कैसे करूं, जबकि वो जो पूछ रहा है वो एकदम जनरल सेंस पूछ रहा है। तो ये वकील की कोई जरूरत नहीं थी कि नहीं 5,000 ऐसा मिनिमम तो नहीं लिखा 5,000 रुपए इसलिए ये करेक्ट है। नो भाई, 2% लिखा तो उसमें आ गया ना मिनिमम स्पेंडिंग। तो सिंपल चीजें, लेकिन कुछ लोग खुद से ही जटिल करते हैं। उसमें भी आप देखिए, इसमें सीधा फैक्ट नहीं पूछा, लेकिन फैक्ट आपको पता नहीं भाई 2% कुछ तो रूल है। तो यूपीएससी सारे क्वेश्चन कभी कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होते, इकोनॉमी के नाम पे बहुत सारे फैक्ट भी रखने पड़ते हैं। अभी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पूछा तो कहां से पूछा? इंडिया ईयर बुक में दिया है, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी में दिया है, आपको मैंने पढ़ा क्यों? क्योंकि उधर दिया है। तो आइदर वे तैयार करिए। लास्ट में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। टेक ओवर दो जात के हो सकते हैं। एक तो फ्रेंडली कि रेनबैक्सी कंपनी ने गंदा सन फार्मा को बेच दिया, प्यार मोहब्बत से बेचा, कोई गिले शिकवे नहीं थे। हॉस्टाइल भी हो सकता है कि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा तो ट्विटर के जो ओरिजिनल फाउंडर लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इलॉन मस्क इसे खरीदे, तो इलॉन मस्क ने जो किया वो क्या? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल टेक ओवर। अब प्रश्न इसके लिए इलॉन मस्क पैसा किधर से लाया? मान लो $20 बिलियन में खरीदा, उतना उसने जेब से नहीं निकाला, उसने ये सब दुबई और सऊदी के शेखों से पैसा लिया है लोन में, खुद का भी डाला मान लो 1 बिलियन, और फिर उसने ये सब ट्विटर के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदे होंगे ताकि वो उसका मालिक बन जाए। तो इलॉन मस्क ने क्या किया? लोन लेके खरीदा है। लोन के साथ जुड़ा वर्ड क्या है? लेवरेज। तो उसने क्या? लेवरेज बाय आउट। लेवरेज बाय आउट। अब इससे बचने के लिए ट्विटर कंपनी के जो मालिक थे वो कि हम नहीं चाहते ये खरीदे हमें, उन्होंने किया पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी। वो कैसे काम करते उतना हमें सब नहीं पढ़ना है एमबीए टाइप का, एक एक लाइन में। अब वो बात ऐसी थी कि वो एक्स्ट्रा शेयर जारी करते रहे ताकि क्या डाइल्यूट होता है शेयर होल्डिंग, कि 2 शेयर खरीदेगा ये 3 जारी करेगा, ये 2 शेयर खरीदे 3 जारी करे, ताकि वो खरीदे नहीं, इसका पैसा इलॉन मस्क का खत्म हो जाए, जिसको बोले पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी। अब कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है पर ऐसा कुछ है, पर वो सफल नहीं हुआ और मस्क ने सब खरीद लिया, जिसको एक्स बना दिया। एक एक लाइन में याद रखना है। ऐसा सब आईएएस में तो कम पूछते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम उसमें ये पूछते हैं ऐसा सब, कॉर्पोरेट फाइनेंस एमबीए टाइप का, क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर वो ऐसा मानते हैं कि आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो किसी सेमेस्टर में आपको ये फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस और एमबीए टाइप का एक पेपर होगा, तो तुमको पता होना चाहिए। तो कभी ऐसा न्यूज़ में छोटा छोटा दिखे तो पढ़ लेना चाहिए। आईएएस की एग्जाम भी देनी चाहिए आपकी, चाहे आईएएस भी देनी चाहिए, वो भी अच्छी जॉब है। उसमें सब ये सरकारी कंपनियां और निगम और रेलवे के अंदर जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं ये सब बन सकते हैं। कुछ बार लोगों को गलतफहमी होती है कि नहीं इंजीनियरिंग सर्विस में तो सिर्फ आईआईटी के लोग ही सिलेक्ट होते हैं, हम तो छोटी कॉलेज से हम कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? भाई उसमें ऐसा कुछ है नहीं। वो गेट या जो भी उसकी गाइड बुक है उतना रखना है, पूरा करंट अफेयर्स रखना है, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ऐसा डर के मत चलो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर कोई ना कोई सिलेक्ट होता है, कोई मिलता है, तो कोई ऐसा है नहीं कि नहीं ये बड़ी कॉलेज से इसलिए सिलेक्ट हुआ। तो हीन भावना से बाहर निकलिए। आगे इसको क्या बोलते हैं? सियामीज ट्विन या कुछ, फिर ऑपरेशन करके आपने दोनों को अलग कर दिया। तो एक पिरामल कंपनी थी, वो एक ही कंपनी का एक ही रजिस्ट्रेशन था, वो लोन देने वाला एनबीएफसी भी था और फार्मास्यूटिकल का धंधा भी करता था। फिर वो क्या करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए कि सियामीज ट्विन को अलग कर दो। पिरामिल एनबीएफसी अलग है और पिरामल फार्मा अलग है, जिसे क्या कहते हैं? डी मर्जर। मर्जर तो हमने समझ लिया था, एचडीएफसी का एनबीएफसी और बैंक का मर्जर हो गया। फिर मैंने आपको ये बताया लिस्टेड कंपनी और उस पे सेबी का बीआरएसआर रिपोर्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, पिलर 1 मनी मतलब बिटकॉइन वगैरह देखा, बैंकिंग खत्म हो गया, फाइनेंस मतलब शेयर मार्केट खत्म हुआ, अभी सिर्फ बता इंश्योरेंस। नाउ लेट अस टेक अ स्टॉक ऑफ व्हाट वी हैव डन। अब तक हमने जितना पढ़ा और अभी आगे बढ़ना, इंश्योरेंस अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। पहले पिलर से 2025 में 7 सवाल है और उन 7 के अंदर से 4 तो केवल शेयर बाजार वाले थे, आप याद करें। बॉन्ड और शेयर होल्डर में किसको ज्यादा राइट्स हैं, ऐसा असर्शन रीजनिंग 3 स्टेटमेंट वाला सवाल।
गुरु या शुक्र को सॉल्व किया था। ऑप्शन का कोई रेगुलेटर है नहीं, तो अभी देखा सेबी घास काट रहा है कि नहीं, बीच में हमने ये जेन स्ट्रीट के बाद सॉल्व किया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पे शेयर्स बॉन्ड्स नहीं है, वेंचर कैपिटल वगैरह, ये वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको उसका सीधा जवाब बताया। चौथा बीआरएसआर वाला, वो अभी हमने देखा कि सेबी रेगुलेट करेगा, आरबीआई तो नहीं देखेगा लिस्टेड कंपनियों के ऊपर, और ये नॉन फाइनेंशियल टाइप का होगा। तो देयर वर 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि कितना स्ट्राइक रेट हो सकता था, तो बॉन्ड और शेयर होल्डर वाला जो सवाल किया भाई, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, किसी भी कोचिंग से किसी भी किताब से ये तो सॉल्व होना है। ऑप्शन रेगुलेटेड वाला भी ऐसा था, एलिमिनेशन मेथड से हो जाता कि देयर इज नो रेगुलेटर, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ तो है। ये वाला भी थोड़ी बहुत समझ तो सॉल्व हो जाता। जिनको याद नहीं आ रहा, मैं फिर से दिखा दूं। मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5 सेकंड इसको देख लो। 1 2 3 4 5, फिर ऑप्शन रेगुलेटर वाला ये था जेन स्ट्रीट की तरह, ये अगेन 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, तो ये भी मैनेजेबल था। तीसरा या चौथा जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए बीआरएसआर वाला, ये कौन सा, ये वाला, दिस वन, 1 2 3 4 5। और इसमें भी हमने देखा, आगे तो चेक करता नहीं होगा, ये नॉन फाइनेंशियल टाइप का होगा, सस्टेनेबिलिटी की बात है, तो इधर भी 50-50 और उसके बाद थोड़ा रिस्क आप खुद को पुश करते, यू कुड हैव सॉल्व दिस। तो मेरे हिसाब से ये जितने 4 क्वेश्चन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेहनती है, ऑलमोस्ट चारों के चार उसके करेक्ट जाने चाहिए आपके। अभी तो हमारे नहीं हुए थे भाई, आप पहली बार इसको देख रहे हैं, अभी आप 3 बार रिवाइज करेंगे, अगले साल आप आएंगे, आप बैठेंगे एग्जाम में, यू विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन ब्रेन वाइज। तो इसमें जिनके गलत हुए होंगे, तो समझो साइंस टेक कहीं और से कोप अप कर नहीं पाएगा, तो ये आप 8 मार्क लेके चलिए। 8 मार्क बड़ी रकम है, अगर कट ऑफ 90 है तो उसमें 8 बड़ी रकम है। वो कितना 10% जितना शायद हो जाए, या जो भी आगे पीछे। तो 70 पेजेस हैं, 80 पेजेस है, समझो ऑलमोस्ट नियर टू, या कुछ केस में मैं कहूँ बेटर देन लक्ष्मीकांत, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ऐसा है कि आप 80 पेज में से एक एमसीक्यू निकली, ऐसा ये एक ही में से कितना सारा सॉल्व हो रहा है, और मैं खुद को क्रेडिट नहीं दे रखा, आपके अंदर भी डेप्थ होनी चाहिए, तो एक ही चैप्टर में से आप खींच रहे हैं। दिस इज वन थिंग। अभी इंश्योरेंस तो क्या, वो तो गुरु शुक्र शनि खत्म कर देंगे सितंबर, उसके बाद मेंस की क्लास होगी पिलर 1 की, फिर सितंबर में मिलेंगे, बजट आएगा। बजट वाला जो पिलर था उसमें 6 सवाल है, और उसमें भी कुछ फॉर्मूला ऐसी बेसिक चीजें पूछी, बाहर वालों को डर लगे जब आप खत्म करेंगे इधर चैप्टर हम जब पढ़ेंगे, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके ऐसे थे। बाकी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में कम पूछा था, बाकी जगह से कम पूछा, मतलब समझो ज्यादा हैवी लिफ्टिंग 7 और 6 इतने 13 तो यहीं से हैं, और इसमें ज्यादातर मैनेजेबल थे। चलिए हम कंजर्वेटिव बन जाएंगे भाई, 10 सॉल्व होते तो भी 2 मार्क से 20 मार्क हो रहे हैं, अब अगर कट ऑफ 90 है तो उसमें 20 मार्क बड़ी रकम है। तो यू हैव टू बी फियर्स एंड कैलकुलेटिव लाइक दिस। मैं तो हर बार ये देखता हूँ और इसमें अपना कितना सॉल्व होता है, अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं कंटेंट अपडेट करूंगा। सेम अप्रोच सारे सब्जेक्ट में ना पॉसिबल हो तो कम से कम ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ हद तक हिस्ट्री और इकोनॉमी, इसमें आप रखिए तो प्रीलिम पास करना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग को ये दिमाग में फिट हो जाता है, आप पाएंगे वो बार-बार 3-4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, 9 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, एंड देयर आर सम पीपल 5 बार से प्रीलिम उनका पास नहीं हो रहा है, क्यों? वो फियर्सनेस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। खैर आगे का कार्यक्रम देखिए, बुधवार को टेस्ट होगी 1C2, मतलब ये शेयर वाले हैंडआउट की, रट के आना, क्योंकि बिना रटे वो सॉल्व उसमें अच्छे स्कोर नहीं बनेंगे। बुधवार रात को मैं ये जितने डाउट आते हैं उसका सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल या गुरुवार को सुबह डालने की कोशिश करूँ। उसके बाद गुरुवार वापस मिलेंगे, तो नेक्स्ट हैंडआउट होगा इंश्योरेंस पेंशन वाला, शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूँ। वहाँ पर भी सेम फॉर्मेट है, गुरु शुक्र क्लास होगी, फिर शनि को टेस्ट होगा, फिर रवि सोम वापस क्लास होगी, करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे हम, मतलब समझो इधर तक। उसके बाद क्या होगा, नो क्लासेस फॉर नेक्स्ट वीक, वैसा होगा। ये जो 22-23 वाला ब्लॉक है, वहाँ पर मेंस एग्जाम है 2024 वाले स्टूडेंट्स की, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी आंसर की बनानी है, डिस्कशन, उसके यूट्यूब वीडियो, ये सब में मैं ऑक्यूपाइड रहूंगा, तो मैंने आपके लिए छुट्टी रखी है। उसके बाद हम जब मिलेंगे 28 को, तो सीधा मेंस का क्लास शुरू होगा, ताकि वो पेपर्स को देख के मैं भी आपको कुछ नया सिखा सकूं। तो इस कारण से आपको फायदा क्या, फायदा ये है कि अब आना है आपको मान लो 18 तारीख तक, फिर एक वीक आपका खाली गया, फिर वापस 28 से मिल रहे हैं हम। तो बीच में जितना बैकलॉग है, या जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो इट गिव्स यू रिप्लाई फॉर अ वीक, तो उसमें आप बैकलॉग कवर करें। कैलेंडर क्लास ईयर सी अकॉर्डिंगली गुरु शुक्र तो मिल रहे हैं।